सो हेलो माय डियर कॉमेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसे ऑलवेज रहते हैं, है कि नहीं? और अब जो बैकलॉग वाले होंगे उनके भी चेहरे पे कुछ तो स्माइल होगी ना यार, कि अब हम वन शॉट्स भी ले आए हैं, रिवीजन भी चालू हो गए हैं, तो आप सब के लिए काफी बेनिफिट्स हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अब अच्छा लग रहा होगा और बहुत सारी चीजें आप कवर भी कर पा रहे होंगे। अब निक्कू भैया आए हैं, क्या लाए हैं? तो इस बार मैं लेके आया हूं आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स, यानी कि हम एडजस्टमेंट्स का देखने वाले हैं आज। तो आज की क्लास में हम सारे एडजस्टमेंट्स को समझेंगे, देन दो इलस्ट्रेशंस भी करेंगे ताकि आपको कंफर्टेबल फील होने लगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इस वन शॉट में क्या क्या है हमारे पास? पहले तो भैया एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि सारे टाइप के जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे और फिर इलस्ट्रेशंस भी होंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट जो है क्लोजिंग स्टॉक, ये आपने अभी तक तो सुन ही लिया है ना? तो ये हमारे पास है। इसमें क्या होता है भैया? तो क्लोजिंग स्टॉक यानी वो स्टॉक जो साल के आखिरी में आपके पास अभी भी अनसोल्ड है और बचा हुआ है, उसको बोला जाता है। तो देखिए, दीज आर द स्टॉक्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ करंट ईयर। इट मे बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिर फिनिश्ड गुड्स। नॉर्मली इट इज शोन आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये नॉर्मली आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस दिखाया जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली आपको ये ट्रीटमेंट्स याद रखना है, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आपको बनने लगे तो बल्ले बल्ले करेंगे, है ना? तो देखिए यहां पर क्या होगा, इफ इट इज शोन आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाया जाता है तो क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। एंड सेकेंडली, सबसे पहले तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, ये हमने सीख लिया था, है ना? बैलेंस शीट्स में भी हमने भेजा था इसको। तो सेकंड इसका ट्रीटमेंट है बैलेंस शीट में भेजना। मगर अगर भैया ये आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस ना हो, तो अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो तो कोई बात नहीं, एक ही एडजस्टमेंट आएगा और वो आएगा आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर ओनली इन द बैलेंस शीट एज इट हैज एज्यूम्ड दैट इट हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम ये मानेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड आएगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि भैया अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो कहां आएगा और नहीं होगा तो कहां आएगा। नहीं होता है कोई चीज अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो फिर वो 2 बार आता है। अगर कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो 1 बार आती है। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है। अब पॉइंट यहां पे कई बार ये आता है कि भैया कौन सी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर गिवन है तो सिर्फ बैलेंस शीट में आएगी, कौन सी चीज आपके ट्रेडिंग एंड पीएल में जाएगा? तो देखिए, नॉर्मल इनकम एक्सपेंस ट्रेडिंग पीएल में जाएंगे, नॉर्मल लायबिलिटी एंड एसेट्स आपके नॉर्मली लायबिलिटी साइड और एसेट साइड पे जाएगा। पर अगर कोई एडजस्टमेंट की चीज है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर जैसे मान लीजिए बैड डेब्ट या कुछ और ऐसी चीजें, तो अगर एडजस्टमेंट की कोई चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो वो 1 बार आएगी। उसका रूल है, ठीक है, उसका रूल मैं आपको यहीं बता दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। रूल ये है कि वो एडजस्टमेंट किस टाइप का है, क्या वो एक्सपेंस या इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, एक्सपेंस या इनकम से रिलेटेड क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारी चीजें अगर इससे रिलेटेड है एडजस्टमेंट और गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो फिर इसका जो सिंगल एडजस्टमेंट है वो बैलेंस शीट में आता है। देन SHOWN, शोन, ये H है ना, शोन ओनली इन बैलेंस शीट। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर प्लस हो रहा होगा तो लायबिलिटी साइड में, मतलब अगर एक्सपेंस है और वो पॉजिटिव है तो फिर लायबिलिटी साइड में, एक्सपेंस अगर नेगेटिव है तो फिर वो आपके एसेट्स में चला जाएगा। ऐसे ही इनकम की साइड में अगर कोई पॉजिटिव है तो वो एसेट्स में रहेगा, अगर नेगेटिव है तो वो लायबिलिटी साइड चला जाएगा। ठीक है, ये तो अभी हम देख ही लेंगे। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं जो बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं। कैसे एडजस्टमेंट? बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं। तो अगर कोई ऐसा एडजस्टमेंट है और वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है? गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो 1 ही बार आएगा, पर आएगा कहां? अगर बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो क्या बैलेंस शीट में जाएगा? नहीं। तो फिर वो अगर गिवन इन ट्रायल बैलेंस है तो 1 बार जब आएगा तो वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं आएगा। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं आएगा अगर उसका सिंगल ट्रीटमेंट होगा। ठीक है,
बस इतना सा पॉइंट है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि लेट्स सपोज डेप्रीशिएशन है। अब अगर डेप्रीशिएशन आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो वो एक बार आएगा, तो आप देखोगे भैया डेप्रीशिएशन बैलेंस शीट का आइटम है, क्योंकि एसेट्स पे लगता है ना, एसेट्स पे लगता है, तो बैलेंस शीट का आइटम है भैया। ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग या पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अगर जैसे बैड डेप्ट है, किस पे लगता है? डेटर पे लगता है, यानी कि वो बैलेंस शीट का, उसका फर्स्ट हैंड कौन सा है? बैलेंस शीट का आइटम है डेटर, ठीक है, तो फिर वो कहां आएगा? ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो भी गिवन है हमें, ठीक है, अब हमें गिवन है लोन लायबिलिटी, इंटरेस्ट लग रहा है तो कहां आएगा भैया जी? ट्रेडिंग एंड पीएल में आएगा। डेबिट या क्रेडिट ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है, अगर इनकम है तो क्रेडिट साइड, अगर एक्सपेंस है तो डेबिट साइड, ठीक है। ये अगर आपको याद रहेगा तो आपको कभी भी ये दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा यार ये एक बार बैलेंस शीट में आएगा या ट्रेडिंग में आएगा या पीएल में आएगा, कहां आएगा, ठीक है, ये आपको समझ के रखना है। ओके, चलिए, इफ इट इज शोन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में है तो क्लोजिंग स्टॉक किसका आइटम है? एक्सपेंस या इनकम का ना, स्टॉक लास्ट में बचता है, तो सिंगल बार कहां आता है? एसेट साइड में आता है, देन ओनली इन बैलेंस शीट एसेट साइड पर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के बाद आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो कहां पर आते हैं? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, दोनों बात सेम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है भैया? वो एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट आपको करना है, अभी आपने किया नहीं है, तो क्या होता है उसका? तो दोज एक्सपेंसेस दैट हैव बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड फॉर व्हिच द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन मेड बट पेमेंट येट नॉट मेड आर नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो अगर ये आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो दो बार आएगा, दो बार भी कहां आएगा? तो सबसे पहले रिलेटेड एक्सपेंस, यानी जो भी एक्सपेंस है, सैलरी से रिलेटेड है तो सैलरी में ऐड हो जाएगा, वेजेस से रिलेटेड है तो वेजेस में ऐड हो जाएगा, मतलब जिससे भी रिलेटेड एक्सपेंस है उसमें ऐड हो जाएगा, विल बी इंक्लूडेड, इंक्लूडेड यानी कि प्लस हो जाएगा। और फिर ये लायबिलिटी साइड भी अपीयर होगा। भैया लायबिलिटी साइड क्यों अपीयर हो रहा है? क्योंकि एक एक्सपेंस था, आपको पे करना था, आपने अभी नहीं किया, तो एक्सपेंस तो आप टोटल दिखाओगे कि भाई टोटल एक्सपेंस मुझे इतना हुआ, इसका पेमेंट नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है ये एक ऑब्लिगेशन टू पे हो गया, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया कि भाई आपको पेमेंट करनी पड़ेगी पेमेंट, यानी कि लायबिलिटी है ना, एक ड्यू, एक ऑब्लिगेशन आ गया हमारे ऊपर, ठीक है, एक दायित्व आ गया। इसकी एंट्री क्या होती है? तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर अगर भैया ये ट्रायल बैलेंस के अंदर हुआ तो देखिए एक्सपेंस किससे रिलेटेड है भैया जी? जो एक्सपेंस है वो इससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है। गिवन इन ट्रायल बैलेंस है तो देन शो ओनली इन बैलेंस शीट, एक ही बार आएगा बैलेंस शीट के अंदर, तो देखिए इट विल अपीयर एज अ लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। ये इसके नीचे पे डिपेंड करता है कि लायबिलिटी में आएगा या एसेट में आएगा, तो ये लायबिलिटी में आएगा क्योंकि मेरे लिए एक दायित्व बन गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं भैया। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं भैया? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है समय से पहले पे कर देना। हम बहुत बार फोन का जो रिचार्ज कराते हैं, इंश्योरेंस जो कराते हैं, वो समय से पहले कर देते हैं। अगर मैंने कोई एक्सपेंस समय से पहले कर दिया तो इस ईयर से वो रिलेटेड नहीं है, तो अगर वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है तो उसको हटाना पड़ेगा, इस ईयर में उसको नहीं रख सकते, तो इसलिए यहां पे इसको माइनस करना पड़ता है। तो एक्सपेंसेस दैट आर पेड अर्ली देन इट एक्चुअली ड्यू, आपने पेमेंट कर दिया उसके ड्यू होने से पहले, तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? इफ इट इज शोन इन द आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है देन इट विल बी डिडक्टेड। पहला एडजस्टमेंट क्या है? कि ये माइनस होगा, पहला एडजस्टमेंट क्या है? कि ये माइनस होगा उसी रिलेटेड एक्सपेंस से। जैसे अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस कर देंगे, देन दिस विल अपीयर एज एन एसेट ऑल्सो। भैया ये एसेट कैसे हुआ? तो देखिए, अगर आपने किसी को पैसे पहले दे दिए, समय से पहले दे दिए, आपके पास हक आ गया उस आदमी से वो काम करवाने का, आपके पास हक आ गया उस आदमी से वो काम करवाने का, तो एसेट हो गया ना। जब आपके पास हक आता है एसेट है, जब आपके पास दायित्व आता है, ऑब्लिगेशन आता है, लायबिलिटी होता है। तो यहां पर मेरे पास एक हक आ गया कि भाई मैंने तेरे को पहले पैसे दिए, भाई मेरे को ये काम चाहिए, तभी तो आप कंपनी से कहोगे ना भाई 1 साल का इंश्योरेंस कराया है, अगर 360वें दिन 64वें दिन भी एक्सीडेंट हो गया तो तुम मुझे इसके जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो मुझे दोगे, तो एक हक है ना आपके पास, तो इसलिए ये एसेट है। लेकिन भैया इसकी एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। पर भैया अगर ये सिर्फ एक बार ट्रायल बैलेंस में आया तो मैं कहूंगा वापस वहीं चलो। अगर क्योंकि एक्सपेंस है तो किससे रिलेटेड है? एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड है, और अगर ये एक ही बार आ रहा है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही बार आना है, तो फिर बैलेंस शीट में आएगा। पर आएगा कहां? हक है मेरे पास, एसेट, तो ये देखिए इट विल अपीयर एज एन एसेट इन द
बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आ जाएगा। सिंपल है बेड़ो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक्रूड इनकम या इनकम अर्न्ड, या तो एक्रूड इनकम है या इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब होता है कि मैंने अपनी मेहनत कर ली, मैंने अपनी मेहनत कर दी, मेरे हिस्से का जो काम था मैंने कर दिया, पर सामने वाले ने अभी तक मुझे पैसा नहीं दिया, रोकड़ा नहीं दिया। तो मैंने इनकम अर्न कर ली बट पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो वो इसके अंदर होता है। अब कई लोगों का सवाल ये होता है कि भैया अगर मैं किसी को पेमेंट नहीं कर पाया, उसने अपना काम कर लिया, मैंने पेमेंट नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है। यहां पर मैंने काम कर लिया, सामने वाले ने पेमेंट नहीं की, तो एक्रूड वर्ड यूज हो रहा है ना, ये रहा एक्रूड वर्ड। तो क्या भैया आउटस्टैंडिंग इनकम भी वर्ड यूज कर सकते हैं? तो देखिए मोटा मोटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नॉर्मली किसी को बोल रहे हैं हाँ हाँ यार आउटस्टैंडिंग इनकम है, ठीक है ठीक है ठीक, लेकिन जब आप अकाउंटिंग में किसी प्रोफेशनल्स में जाते हैं, प्रोफेशनल के बीच में बात करते हैं, तो वो तो इत्तू इत्तू सा का भी बखेड़ा होता है वहां। तो जाहिर सी बात प्रोनाउंसिएशन में ही मजाक उड़ जाता है, तो वहां अगर आप बात करेंगे तो भचकाने लगेंगे। तो इसीलिए एक्रूड क्या होता है कि कोई भी नया आदमी आया, जैसे मैं बिजनेस को जानता नहीं बट उसकी मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग है, भाई ये क्या चक्कर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ क्या चक्कर है भाई। पर जैसे ही मैं एक्रूड वर्ड देखूंगा, तो अगर मुझे बेसिक नॉलेज तो रखनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे कंपनी की तो गलती नहीं है ना, अगर मेरे पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो कंपनी की गलती नहीं है, पर कंपनी ने अगर एक्रूड वर्ड और यहाँ आउटस्टैंडिंग का, तो मुझे पता है आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि अच्छा कंपनी अभी पे करेगी, एक्रूड का मतलब अच्छा कंपनी ने काम कर लिया है, ये पैसा कंपनी को कुछ दिनों बाद रिसीव होगा। इसीलिए एक्रूड और आउटस्टैंडिंग का आपको अंतर रखना है ना। मोटा मोटी भाषा में कई बार आप नॉर्मली बोल देते हैं तो इट्स ओके, बट एक्चुअली में एक्रूड वर्ड इनकम के साथ जुड़ता है, आउटस्टैंडिंग वर्ड एक्सपेंस के साथ जुड़ता है। और इनकम और एक्सपेंस तो अलग है ना बॉस, एक्सपेंस हमारा खर्चा है, इनकम हमें मिलने वाला पैसा है, तो अंतर तो इसमें है। ठीक है, चलिए अब ये होता क्या है। तो व्हेन अ ट्रेडर अर्न्स एन इनकम बट डज नॉट रिसीव द अमाउंट टिल द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, सच इनकम इज नोन एज एक्रूड इनकम। जाहिर सी बात है, जब हम फाइनल अकाउंट अपना बना रहे थे तब तक हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो हम उसको एक्रूड इनकम बोल देंगे। तो फिर भैया अगर ये आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस हुआ तो सबसे पहले तो भैया इंक्लूड होगा, यानी प्लस होगा किस में, कंसर्न इनकम में। जो भी इनकम है, जैसे रेंट रिसीव्ड है तो एक्रूड रेंट उसमें रिसीव प्लस हो जाएगा। फिर ये आपके पास हक आ गया, आपके पास हक आ गया, यानी कि इट इज एन एसेट। तो सेकंड ट्रीटमेंट कहां पर है, एसेट साइड पर है। भैया ये एसेट कैसे हुआ, तो देखिए आपने अगले के लिए काम कर दिया ना, तो अब आपके पास हक है, भाई मैंने तेरे लिए काम किया है, अब मुझे पैसे चाहिए, तो उस पैसे पे आप ही का तो हक है क्योंकि काम आपने किया है। तो इट इज एन एसेट, जिस पर हक आया मेरा एसेट, ऑब्लिगेशन आया लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे लिए एसेट हो गया। नाउ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री, एंट्री क्या होती थी, याद है आपको, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, ये तो हमने जर्नल एंट्री में कर रखा है ना। तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो एक्रूड इनकम आपका एसेट है, एसेट देखो डेबिट में है, इनकम आपके लिए क्रेडिट है, तो ये देखो यहाँ पर ऐड होगी कंसर्न इनकम से, इनकम बढ़ गई। ठीक है, नाउ इफ इट इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस, तो फिर वही बात है कि भैया ये इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड है, हाँ भैया इनकम से रिलेटेड है, तो भैया ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। भैया कहाँ आएगा, अब तो कह दो ना बैलेंस शीट में, पर बैलेंस शीट में कहाँ, तो जाहिर सी बात हमें पता ही एक एसेट होता है, तो एसेट साइड पे आएगा। ठीक है, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो एक बार आएगा, एसेट साइड पर आएगा। डन, चलिए आगे चलते हैं। फिर भैया अनअर्न्ड इनकम क्या हुआ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनअर्न्ड इनकम का मतलब है अभी तक आपने वो मेहनत नहीं की जिसके लिए पैसे आपको मिलने चाहिए थे, सामने वाले ने आपको आके पैसे दे दिए समय से पहले। यानी कि देखिए जब मैं प्रीपेड एक्सपेंस में था तो मैं क्या था, कस्टमर, दूसरी कंपनी जिसने इंश्योरेंस कराया। अब इस केस में कौन है, वो व्यक्ति जिसने इंश्योरेंस किया, तो मुझे पैसा सामने वाले ने दिया, तो इनकम तो रिसीव हो गई, मगर वो इस साल की नहीं है, आगे आने वाले साल की है, तो इस साल तक में तो वो इनकम इंक्लूड होनी नहीं चाहिए, तो उसे इनकम से हटाएंगे। और आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी हो गया, क्योंकि सामने वाले ने पैसे आपको दिए, तो आपके पास ऑब्लिगेशन है टू परफॉर्म, आपके पास ऑब्लिगेशन है टू परफॉर्म द टास्क। उसने पैसा आपको दिया है तो इसीलिए तो दिया कि आप टास्क करो, तो जब भी आपको मौका मिलेगा आपको वो टास्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इफ इट इज शोन आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंसर्न इनकम। सब्ट्रैक्टेड यानी कि माइनस होगा, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं है तो हटाना पड़ेगा अगले साल से। अगर इस साल से अकाउंटिंग पीरियड के रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं, तो एडवांस आप कहेंगे ही नहीं। और अब आपके ऊपर एक दायित्व आ गया कि भाई सामने वाले ने मुझे पैसा दे दिया, अब मुझे ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म है,
मुझे वो काम करना पड़ेगा जिस चीज के लिए उसने मुझे पैसे दिए हैं अगली साल, ठीक है, इस साल का तो काम खत्म है, तो फिर ये आपके लिए लायबिलिटी हो गया। तो एंट्री क्या हो जाती थी, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम आपका कम होगा, है ना, क्रेडिट से डेबिट, और ये एक नई लायबिलिटी आपकी खड़ी होगी, लायबिलिटी क्रेडिट साइड पर होती है। नाउ अगर भैया ट्रायल बैलेंस में होगा, अब तो सिंपल है, इट इज शोन एज लायबिलिटी, जो इसका सेकंड ट्रीटमेंट है वही इसका सिंगल ट्रीटमेंट आएगा, ठीक है। लायबिलिटी में क्यों आएगा वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। वो रूल याद रखिएगा तो आप भूलेंगे नहीं। ऑल्दो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अरे लायबिलिटी है सेकंड ट्रीटमेंट तो सेकंड, लेकिन सेकंड कब आएगा फर्स्ट कब आएगा तो आपको पता होना चाहिए, तो वो मैंने रूल लिखा दिया, एकदम रामबाण रूल है, हमेशा सही होता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। डेप्रिसिएशन भैया ये क्या होता है, तो ये हमें पता है, हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टियर, ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम या और अदर रीजंस। तो when due to regular uses या passes of time या wear and tear या due to new inventions the value of fixed assets will be decreased, such decrease in the value of fixed asset is known as depreciation। तो वो जो वैल्यू रिड्यूस हुई डेप्रिसिएशन कही गई, ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब इसमें होता क्या है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपके पास अगर ये आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस है तो दो ट्रीटमेंट है। सबसे पहला तो यह है कि इट विल अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आपके लिए एक एक्सपेंस भी है। दूसरा, क्योंकि ये आपके बैलेंस शीट में एसेट्स को कम कर रहा है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा कंसर्न फिक्स्ड एसेट से। एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, ये तो हम पढ़ते आ रहे थे। आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं या जो भी इनकम होते हैं वो लास्ट में पीएनएल में ट्रांसफर होते ही होते हैं, एक्सपेंस हो या इनकम, लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होते ही हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था इसको क्लोजिंग एंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो ट्रांसफर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन आपका क्रेडिट। अब आप कहोगे भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो डेप्रिसिएशन डेबिट साइड होता है, तो मैं क्या कहूंगा, वो तो एक तरीके का अकाउंट हुआ ना, एक स्टेटमेंट है, पोजीशन स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। अगर आप एंट्री करेंगे तो कोई भी चीज जो स्टेटमेंट डेबिट साइड है, एंट्री में वो क्रेडिट साइड चली जाती है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन आपका क्रेडिट साइड पर है, जर्नल एंट्री है, इसलिए पीएनएल आपका डेबिट है। पर जब आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो टू डेप्रिसिएशन, टू वाली साइड यानी डेबिट साइड ही आएगा, ठीक है। तो कई लोग इस एंट्री को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। भैया अगर इसका सिंगल ट्रीटमेंट किया जाए तो अब डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, एसेट के आइटम पे, बैलेंस शीट का आइटम है ये। तो अगर बैलेंस शीट का आइटम है भैया तो इसको जो सिंगल ट्रीटमेंट है ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि पीएनएल में आएगा। तो ये देखिए, इट विल बी डेबिटेड इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल पॉइंट है कि इसका मेन कंसर्न फैक्टर क्या है, बैलेंस शीट से रिलेटेड है या एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड है। बैलेंस शीट से रिलेटेड है तो एक्सपेंस इनकम में आएगा, अगर एक्सपेंस इनकम से रिलेटेड है तो बैलेंस शीट में जाएगा जब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा, ठीक है। चलो भैया जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्या है ये। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने प्रोविजन एंड रिजर्व्स का एक वन शॉट डाला हुआ है, आप उसको देखिए। मैंने उसको इसीलिए अलग से बनाया हुआ है क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई प्रोविजन समझ में नहीं आता, रिजर्व समझ में नहीं आते, तो आप उसको देखेंगे तो मुझे पक्का उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी कि प्रोविजन कहते किसको है। बेसिकली मैं नॉर्मली ये बता दूं कि जब आपको ये नहीं पता कि आपका जो अमाउंट है लायबिलिटी का वो कितना है, या जो भी एसेट रिडक्शन होने वाले है उसका एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, तो आप वहां पर प्रोविजन बना देते हो, क्योंकि आपको ये तो पता है कि लॉस होने वाला है, कितना होने वाला है नहीं पता, तब हम प्रोविजन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नाउ इफ द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड to the provision of depreciation account and the total accumulated depreciation is appear by way of subtraction from the original cost of assets। हालांकि मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट के वक्त भी आपको ये बताया था, इसमें क्या होता है कि लेट सपोज अगर आपके पास 10 लाख का एसेट है, ठीक है, आपको पहले साल 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा तो आपने 1 लाख यहां लिख दिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, हर साल बैलेंस शीट में जब एसेट साइड आप इसे बनाओगे, ये बैलेंस शीट है, ठीक है, बैलेंस शीट का ये एसेट साइड कहलाता है, ठीक है। एसेट साइड आप जब बनाओगे तो आप क्या करते, 10 लाख में से 1 लाख माइनस करते, 9 लाख बाहर भेज देते। दूसरे साल क्या करते, 9 लाख लिखते, 10 लाख में से 1 लाख माइनस करते और 9 लाख बाहर लिख देते। फिर अगली साल क्या करते, फिर यहां 9 लाख आता। फिर लेट सपोज अगर उस साल भी 1 ही लाख का डेप्रिसिएशन लग रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो 1 लाख, तो ये आपका 8 लाख हो जाता, ठीक है, ऐसे चलता रहता। पर जब आप प्रोविजन बना लेते हो तो आपको पता है ना कि आप डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते रहते हो, इकट्ठा करते रहते हो, इकट्ठा करते रहते हो। जब मशीनरी बिकती है तब वो प्रोविजन भी उसके साथ हो जाता है। हमने पढ़ा हुआ ना, डेप्रिसिएशन नहीं किया हुआ तो प्लीज उसका भी वन शॉट देख लीजिए, आया हुआ है ना, उसमें बताया हुआ है ये बात। तो अब ये प्रोविजन का मतलब ये होता है कि पहले साल का 1 लाख यहां रखा, दूसरे साल का यहां रखा,
तो अब जो आप ट्रीटमेंट करोगे तो फर्स्ट ईयर तो विद प्रोविजन है ना, यहां लिख दे रहा हूं मैं विद प्रोविजन, ये तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन था है ना, तो डेप्रिसिएशन में फर्स्ट ईयर आपके साथ ऐसा हो गया, सेकंड ईयर में ऐसा हो गया। लेकिन जब आप प्रोविजन की बात करते हो तो प्रोविजन में क्या होगा, फर्स्ट ईयर तो सेम ही रहेगा, ये बैलेंस शीट है, इसकी एसेट साइड होती है, मैं एसेट ऐसे लिख दे रहा हूं। तो आप 10 लाख में से माइनस कर दोगे 1 लाख, ठीक है, तो 9 लाख आएगा। फर्स्ट ईयर में तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आपका प्रोविजन अमाउंट है, ये यहां पर ये हर बार डेप्रिसिएशन अमाउंट है, ये हर बार डेप्रिसिएशन अमाउंट है, यहां पर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहलाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहलाता है हर बार, ठीक है। अब जब आप सेकंड ईयर पे जाओगे तो देखिए जो चेंज है वो सेकंड ईयर पे है एक्चुअली, तो सेकंड ईयर पे जब हम जाएंगे तब भी 10 लाख ही लिखेंगे, तब भी 10 लाख ही लिखेंगे, बस अब प्रोविजन जो है, अब प्रोविजन जो है वो 2 लाख हो जाएगा। कैसे, 1 लाख फर्स्ट ईयर का और 1 लाख सेकंड ईयर का। ऐसे ही अगर आप थर्ड ईयर बनाएंगे तो वहां पे 3 लाख हो जाएगा, यही बेसिक अंतर है इसमें, तो यहां पे ये 8 लाख आ जाएगा, समझे, डन, बस। तो फिर यही बेसिक अंतर होता है प्रोविजन में, ओके। ये रहा 2 लाख और ये यहां पर 1 लाख, बाहर वही जा रहा है, देखो यहां भी यही, यहां भी यही, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत हो जाती है, बस यही चेंज है, बाकी तो कुछ नहीं, ठीक है। तो अब देख लीजिए प्रोविजन में, तो इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर आपको बनाना है तो आप जो पीएनएल में डेप्रिसिएशन है वो तो वही ले जाओगे, वो तो हर साल का जो ये 1 लाख है यही जाएगा, इस साल यही जाएगा, 2 लाख नहीं जाएगा, 1-1 लाख ही जाएगा, पर प्रोविजन में ये ऐड होता जाएगा, तो जब आप बैलेंस शीट शो करोगे तो उसमें प्रोविजन में पैसा ऐड होकर ऐसे बाहर दिखेगा, और बुक वैल्यू पर हमेशा एसेट आपकी बुक वैल्यू पर ही दिखेगी जितने में आपने खरीदी थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू पीएनएल, तो एंट्री तो वही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, पर ये डेप्रिसिएशन फिर प्रोविजन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एडिंग डेप्रिसिएशन इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो यहां पे एसेट की जगह पर अब क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, एक लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी, ठीक है, और लायबिलिटी है इसीलिए यह माइनस हो रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे भैया ये बैलेंस शीट में एसेट साइड क्यों हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, ठीक है तो लायबिलिटी, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ के क्या करना है भैया जी, तो आगे आपको देखना है कि अगर ये इफ इट इज शोन इन ट्रायल बैलेंस तो क्या होगा, तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर एसेट इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर लेट सपोज ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, ठीक है, अगर लेट सपोज ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो आपको इसको एसेट्स में से ही माइनस करना है, क्योंकि फिर आपको नहीं पता कि डेप्रिसिएशन कितना है कितना नहीं है, ठीक है। अदरवाइज अगर डेप्रिसिएशन गिवन है तो फिर वो तो पीएनएल में ही जाएगा, बट अगर प्रोविजन गिवन है तो वो एसेट्स में से ही माइनस होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, भैया क्या ये उसमें भी शो हो सकता है, तो जाहिर सी बात है वहां डेप्रिसिएशन का अमाउंट शो होता है एडजस्टमेंट में, इसलिए यहां पे ऐसे नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब हमारे पास आता है एक सवाल, है ना, हमने इतने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए तो उससे रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू नीड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च आफ्टर कंसीडरिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। इन एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखकर, एडजस्टमेंट अभी आगे आएंगे, आपको अकाउंट बनाना है। देखो आपने इतने सारे कर लिए, थोड़ा सा अगर मान लो ये वीडियो आपको ऐसा लगे कि यार एकदम से क्वेश्चन करा रहे, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपने नोट्स बना लिए तो ले लीजिए, या फिर आप वापस जाइए, सबके नोट्स की कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, वो कर लीजिए पहले तो, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके वो काम आप कर लीजिए, जितनों को बनता है मैं हट जाता हूँ, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है, और आपको कोई तकलीफ भी ना हो। नाउ अब समझ गए, अब हमें आगे बढ़ना है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि हम एक एक करके देख लेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ डेबिट साइड पर होती है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि या तो ये एक्सपेंस में जाएगी या तो ये एसेट्स में जाएगी, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़कर, है ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ माइनस होने वाली होगी तो रिटर्न इनवर्ड है, होने के लिए वो यहाँ पर आएगा, लेकिन ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे माइनस होगा सेल्स में से। ऐसे ही यहाँ पर है, या तो वो इनकम में जाएगी या तो वो लायबिलिटी में जाएगी, परचेज रिटर्न को छोड़कर,
ठीक है, या एक दो आइटम ऐसे होते हैं जिनको छोड़कर अदरवाइज सब वहीं वहीं जाते हैं। ओके, नाउ कैपिटल भैया कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, एसेट में जाएगा। परचेज एंड सेल्स, तो भैया परचेज आपका, ये दोनों ही ट्रेडिंग लिख दे रहा हूँ मैं, डेबिट और क्रेडिट साइड जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। लाइटिंग एंड हीटिंग, देखिए यहाँ पर आकर हो जाती है दिक्कत कि लाइटिंग और हीटिंग कहाँ जाएगा, तो हमें हमेशा चूज करना है, तो ये आपके ट्रेडिंग में नहीं पीएनएल में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक्सपेंसेस जाहिर सी बात है डेबिट साइड पर है, तो ये पीएनएल के डेबिट साइड पर चला जाएगा। देन बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, तो आपको पता है कि ये बैलेंस शीट में जाता है। बिल रिसीवेबल आपके लिए एसेट होता है, बिल्स पेबल आपके लिए लाइबिलिटी होता है। देन रिटर्न इनवर्ड, ये याद रखना है भैया जी, ये सेल्स रिटर्न है। ये क्या है, सेल्स रिटर्न है, जो वैसे तो डेबिट साइड है पर ये आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और सेल्स में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद भैया सैलरीज, ये तो पीएनएल का आइटम है ना बॉस, पीएनएल में जाएगा। डेटर क्रेडिटर, बैलेंस शीट में जाएंगे। डेटर एक एसेट्स है, क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है। प्रिंटिंग भैया पीएनएल में। इंश्योरेंस भैया पीएनएल में। डिस्काउंट देखना पड़ेगा भाई, तो अपन यूं चले 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 डिस्काउंट देख रहे हैं, तो देखो ये जो डिस्काउंट है डेबिट में, ये डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट अलाउड है यानी एक्सपेंस, और जो क्रेडिट में है ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड यानी कि आपके लिए इनकम हो गया पीएनएल के क्रेडिट में। ठीक है, नाउ ओपनिंग स्टॉक, ये तो हमें पता है ट्रेडिंग में सबसे पहले यही चीज तो आनी है भैया। ठीक है, तो हमने हमारे पास ट्रायल बैलेंस को अच्छे से स्टडी कर लिया। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं, तो हम एडजस्टमेंट देखते हैं। स्टॉक इन दी हैंड एट द एंड ऑफ 195 है, दैट मींस हमें पता है कि ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा। एडजस्टमेंट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। देन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बाय 10%, हमने कहा ओके। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर हमें दिख रहा है 2 लाख का, इस पे 10% यानी 20,000 रुपये लग जाएगा, हमने कहा ओके। फिर 3,35,000 ड्यू एंड अनपेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीज। सैलरीज में हमारे पास ड्यू और अनपेड बोला है, क्या वर्ड यूज होगा, आउटस्टैंडिंग, तो ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है, सैलरी में प्लस होगा, लाइबिलिटी भी जाएगा। देन इंश्योरेंस हैड बीन पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस के पैसे हमने एडवांस में पे किए हैं 7,500 के, एडवांस है तो इंश्योरेंस में माइनस और 7,500 एसेट साइड पर, ओके। डिस्काउंट रिसीव्ड इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 3,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, यानी ये रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, रिसीव्ड इन एडवांस नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, अभी मिल गया, रिसीव्ड इन एडवांस है, यानी कि भैया डिस्काउंट में से माइनस और फिर लाइबिलिटी साइड। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके सारे एडजस्टमेंट्स देख लिए होंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज जाहिर सी बात, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो सीधा क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, अभी तो आपका दिमाग फिल्टर ही नहीं कर पाया होगा। इसीलिए यूट्यूब पे जब भी आप वीडियो देखें, किसी भी चीज को समझे, किसी भी कॉन्सेप्ट को पॉज करें, फिल्टर करें, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि पॉज का ऑप्शन हमारे पास हमेशा होता है ना। इस चीज को थोड़ा समझिएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए जो जो चीजें एक एक करके हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास था ओपनिंग स्टॉक 3,10,000, परचेज है 9,40,000, तो यहां आ गया 3,10,000 और 9,40,000 हमारे पास परचेज रिटर्न था नहीं, तो सीधा ये 9,40,000 हो जाएगा। देन सेल्स में हमारे पास 12,06,000 था, ठीक है, तो 12,06,000 यहां पर आ गया, 12,06,000 आ गया। देन उसके बाद आप देखोगे कि रिटर्न कितना था, क्योंकि एक ना एक रिटर्न इनवर्ट था, ये रहा टिंग टिंग, ये 6,000 रुपये है ना, क्योंकि उसके बाद रिटर्न इनवर्ट के बाद सैलरी है नहीं, तो रिटर्न इनवर्ट तो बहुत ज़्यादा है। एक मिनट, बिल रिसेल फिर रिटर्न, हाँ रिटर्न इनवर्ट यही है, क्योंकि सैलरी तो 90 होगी रिटर्न इनवर्ट 90, मैंने कहा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ठीक है, रिटर्न इनवर्ट 6,000 रुपये है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ से क्या करेंगे, 6,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो जब हमने इसमें से 6,000 माइनस किया तो 12 लाख हमारा बाहर चला गया। फिर आती है बारी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा था हमारा, तो क्लोजिंग स्टॉक 195 आ रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 195, 1 2 3, ठीक है। फिर अब इस साइड और कुछ है नहीं, तो इसकी टोटलिंग करेंगे। पर इस साइड देखते हैं, तो इस साइड क्या कुछ है जो ट्रेडिंग में आना चाहिए, भैया ये आ गया। उसके बाद हमारे पास और कुछ ट्रेडिंग का एक था, रिटर्न इनवर्ट आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का था, ये भी आ गया। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हमको गिवन नहीं है, तो यहीं पर बात खत्म हो गई, हमने कहा ओके, यहीं पर बात खत्म हो गई, और हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, तो बस फिर अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा टोटल, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल। तो टोटल कितना हो गया, 13,95,000, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 13,95,000। फिर यही 13,95,000 आपके यहाँ पर आ जाएंगे, 13,95,000। फिर अब आप इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये है 12,50,000 है ना, 3 और 9 12, 12,50,000, 12,50,000 माइनस किए 13 लाख में से, तो 1 लाख और 50 यहाँ से तो 45, तो 1,45,000 आपका क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड। यही ग्रॉस प्रॉफिट आपका ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। मैंने आपको
विदाउट एडजस्टमेंट में बताया हुआ है कि जो साइड छोटी है पहले उसको कर लो। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास 55,000 आ रहा था, इसमें से 7,500 शायद जहां तक मुझे याद है इंश्योरेंस है, सॉरी 3,000 रुपए नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थे। तो हम यहां से क्या करेंगे, 3,000 रुपए माइनस कर देंगे। जब हम यहां से 3 माइनस करेंगे तो यहां कितना बचेगा, 52,000 बचेगा, बाहर चला गया। फिर बारी अब इस साइड की है, तो इस साइड हीटिंग एंड लाइटिंग था, एक एक करके सबको खत्म करते हैं। तो यहाँ पर हीटिंग एंड लाइटिंग था जो कि आ रहा है आपके पास 13,000 रुपए, ठीक है भैया जी। फिर BRBP तो एसेट्स का है, रिटर्न वर्ड हो गया, सैलरीज 90,000, तो 13,000 यहाँ, 90,000 यहाँ पर। तो हीटिंग एंड लाइटिंग तो बाहर जाएगा क्योंकि कुछ भी है नहीं, है ना, कुछ भी नहीं है तो सीधा बाहर जाएगा। सैलरीज में आपका सैलरी आएगा अंदर क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग भी था। आउटस्टैंडिंग देखना पड़ेगा कितना था भैया, आउटस्टैंडिंग जो था 3,500 रुपए था, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग देखिए यहाँ पे, ये देखिए प्लस एडजस्टमेंट आ गया ना, आउटस्टैंडिंग प्लस होगा 3,500, ठीक है। ध्यान रखिए एडवांस रिसिप्ट हमने माइनस किया था, 3,500 प्लस करेंगे तो 93,500 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद एक एक करके करते हैं। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब उसके बाद सैलरी हो गया, डेटर की जरूरत नहीं है, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस और डिस्काउंट। तो प्रिंटिंग 30, 35, 43, 30, 35, 43, तो प्रिंटिंग तो ठीक है 30, पर जब आप 35 पर आओगे, इंश्योरेंस वाले में आप 35 पे आओगे तो भैया इस पे 7,500 का एडवांस है। देखिए इंश्योरेंस हैड बीन पेड इन एडवांस 7,500, तो एडवांस क्या होता है, माइनस होता है। तो भैया यहां से माइनस करो 7,500, तो ये हो जाएगा 27,500, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास डिस्काउंट है जो कि 43,000 था, ये यहाँ पे 43,000 आ जाएगा। अब अगर हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे तो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हो गए भैया, ये हो गया, एक एडजस्टमेंट बचा है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर बचा है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10,000 रुपये, तो भैया फर्नीचर खोजो, हमने खोजा, ये रहा फर्नीचर, टिंग 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 2 लाख, 10% यानी कि 20,000 रुपये। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 20,000 रुपये लिख देना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिर आपकी टोटलिंग होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस है। एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो और अच्छे से पता चल जाएगा। वैसे लग नहीं, अब तो नहीं लग रहा। तो 145,000 प्लस 52,000, तो ये हो गया 197, 60, 60, 80, चलिए देखते हैं कितना आ रहा है, माइनस 13,000, माइनस 93,500, माइनस 30,000, माइनस 27,500, माइनस 43,000, माइनस 20,000। तो ये हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। तो इस बार नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, आपके पास नेट लॉस आएगा। तो आपको इसकी टोटलिंग करनी पड़ेगी। तो इसकी टोटलिंग है 145,000 प्लस 52,000 प्लस 30,000, तो इसकी टोटलिंग है 2,27,000, ठीक है। अब क्योंकि टोटलिंग किसकी है, एक्सपेंस की साइड बड़ी है, तो आपका नेट लॉस होगा। तो यहां पर आपका आएगा नेट लॉस, और इसको आप ट्रांसफर कहां करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करेंगे। कहां करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 13,000 प्लस 93,500 प्लस 30,000 प्लस 27,500 प्लस 43,000 प्लस 20,000, तो 2,27,000। इसमें से माइनस कर दिया अपन ने 145,000, माइनस कर दिया 52,000, तो 30,000 आ गया। तो आपका नेट लॉस हो गया 30,000। यही नेट लॉस हम क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं। तो 2,27,000, 2,27,000। याद रखिएगा अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस आएगा, ठीक है। अब क्या करना है भैया, बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट में यहां पर कैपिटल में प्रॉफिट की जगह पर आएगा माइनस, और इसको प्रॉफिट की जगह लिखा जाएगा लॉस, ठीक है। अब आपको देखना है कैपिटल कितना था, तो आओ भैया कैपिटल देख लिया जाए। कैपिटल है 9 लाख, तो भैया कैपिटल आ गई अपने पास 9 लाख। इसमें से क्या करना पड़ेगा हमें, 30,000 माइनस करना पड़ेगा जो नेट लॉस आया। तो जो जो चीजें आती जा रही है, तो यहाँ माइनस का साइन लगा ही हुआ है, तो 30,000, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, तो यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है, अदरवाइज माइनस माइनस प्लस जाता है, हमने पढ़ा हुआ है बचपन से, है ना। तो पेन, तो यहाँ पर आ जाएगा 8,70,000, ठीक है ना। उसके बाद बिल्स पेबल, क्रेडिटर, तो अब हम देखेंगे तो यहाँ बिल रिसीवेबल में बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ये वाली साइड होगी, है ना, बिल्स पेबल ये वाली होगी, ये वाला होगा, क्रेडिटर ये वाला होगा, ठीक है। तो 1 लाख और 1,90,000, हमने कहा ओके। तो यहाँ पर बिल्स पेबल में 1 लाख, क्रेडिटर में 1,90,000। फिर आपके पास कुछ आउटस्टैंडिंग थे, वो लाइबिलिटी होते हैं, सेकंड ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटी होते हैं। तो भैया आउटस्टैंडिंग सैलरी के जो 3,500 है वो तो आपकी लाइबिलिटी हो गई।
बट एक उस साइड रिसीव्ड इन एडवांस था, वो भी लाइबिलिटी है। इनकम डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस हो गया है, यानी कि हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस हमारे पास जो था 3,000 रुपए का, वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाता है। अगर इनकम कभी भी एडवांस रिसीव हो तो लाइबिलिटी होता है, क्योंकि अब आपको पैसे रिसीव हो गए तो यानी आपको उससे रिलेटेड काम करना पड़ेगा। फिर कैश इन हैंड ऑफ फर्नीचर, तो हमारे पास कैश इन हैंड है 184, फर्नीचर 2 लाख था, तो कैश इन हैंड तो 184 डायरेक्ट बाहर चला जाएगा। फर्नीचर में यहां पर फर्नीचर आएगा 2 लाख, इसमें से माइनस होगा डेप्रिसिएशन जो 20,000 था, तो आपका 1,80,000 बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे एक एक करके स्टेप हमको निकालने हैं। देन उसके बाद और क्या चीजें बचती हैं, तो और बचती है भैया बिल रिसीवेबल 80,000, डेटर 5,20,000, तो बिल रिसीवेबल 80, डेटर 5,20,000, तो बिल रिसीवेबल 80,000, डेटर 5,20,000। देन उसके बाद आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था 195, तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी यहां 195 आ जाएगा। देन आपके पास एक प्रीपेड था इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस का प्रीपेड आ जाएगा जो कि 7,500 रुपए था, तो हमने यहां पर 7,500 भी लिख दिए। ठीक है, ये 5 है। अब क्या करना है भैया, इनकी टोटलिंग करनी है। अगर इक्वल आ गया तो आए हाय परम आनंद की अनुभूति लेनी है। इतना हिंदी, हाँ पहले मैं बहुत हिंदी बोला करता था, अब तो बहुत कम कर दी मैंने, अब तो बोलता ही नहीं हूँ, ऐसा है। पहले तो मैं काफी बोलता था, फिर बच्चे लोग कहते क्या करता रहता तू, मतलब दोस्त लोग, बच्चे नहीं दोस्त लोग। तो ये 11,66,500 आ रहा है। अब हम यहां देखते हैं यहां कितना आता है, 1,80,000 माइनस 80,000 माइनस 5,20,000 माइनस 195,000, हाँ बराबर आ गया। ठीक है, तो ये 11,66,500 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बनाना है। अगर आप देखेंगे तो एडजस्टमेंट्स का बस आपको याद रखना है भाई, 2 एडजस्टमेंट्स होते हैं, एक बार पीएनएल में या ट्रेडिंग में हो सकता है, एक बार बैलेंस शीट में उसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट लेना है। एडजस्टमेंट्स 2 बार आ सकते हैं, बस ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से बनने लगेगा। पहली बार हो सकता है कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं बॉस, है ना, पहली बार हम इतना कुछ सीख रहे होते हैं, तो दिक्कत आने के चांसेस होते हैं, बट कोई बात नहीं। आज हुआ है, सुल्तान मूवी याद कीजिए, आज मैं आया हूं मुआयना देखने, अपने आप को जांचने, अगली बार आऊंगा तो क्वेश्चन सटासट बनाऊंगा, है ना, ऐसे बोलिए। ठीक है, और अगर आपको बन गया है तो तालियां तालियां तालियां, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमने शुरू में कुछ एडजस्टमेंट पढ़े उनके ऊपर क्वेश्चन है, अब हम और एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं। तो चलिए अब वापस एडजस्टमेंट की ओर जाते हैं। देखिए बैड डेब्ट, ये बड़ा सरदर्द करता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अमाउंट्स दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, ये तो हमें पता है बैड डेब्ट क्या होता है, अमाउंट्स दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर और become irrecoverable due to the insolvency or death or any other reason from the customer are called bad debt. It is loss to the business. किसी भी वजह से अगर डेटर मेरा पैसे नहीं चुका पा रहा, या कस्टमर जो भी है वो मुझे पैसे नहीं चुका पा रहा, या वो नहीं दे रहा और मुझे ये कंफर्मेशन हो गया है, तो वो मेरे लिए बैड डेब्ट हो गया है। ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट क्या होगा, तो भैया अगर ये आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है आपका डेटर रिड्यूस हो रहा है, तो एक बैड डेब्ट नाम की एक्सपेंस खड़े जाएंगे, तो बैड डेब्ट इज कॉल्ड एज फर्दर बैड डेब्ट एंड इट इज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि एक एक्सपेंस बढ़ गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और ये अपीयर होगा बैलेंस शीट में भी, पर डेटर में से माइनस होगा, फ्रॉम सन्ड्री डेटर ये माइनस होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर। फिर ये बैड डेब्ट पीएल में ट्रांसफर होता है, तो पीएल टू बैड डेब्ट। अगर ये सिर्फ ट्रायल बैलेंस में है तो देखिए बैड डेब्ट कब होगा, जब डेटर आएगा। डेटर कैसा आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है। बैलेंस शीट का आइटम अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, बैलेंस शीट से रिलेटेड एडजस्टमेंट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो एक ही बार आएगा, और वो आएगा कहां, ट्रेडिंग या पीएल में, यहां पे पीएल में आएगा। तो देखिए सिंस इट इज अ लॉस दिस आइटम विल ओनली डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट लिखा हुआ है तो एक बार आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं ना। बैड डेब्ट रिकवर्ड ये क्या होता है भैया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैड डेब्ट रिकवर्ड का मतलब होता है जो मैंने सोचा गई भैंस पानी में, यानी पैसे डूब गए, वो पैसे अगर मुझे रिसीव हो जाते हैं तो वो बैड डेब्ट रिकवर्ड कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको बैड डेब्ट में से माइनस नहीं करना। तुक्के लगाने वाले लोग बैड डेब्ट के अमाउंट में से इसको माइनस कर देते हैं, नहीं, बैड डेब्ट रिकवर्ड एक अपने आप में एक नाम है, तो ये अलग से ही आएगा। और क्योंकि रिकवर्ड हो रहा है, बैड डेब्ट एक एक्सपेंस है, डेबिट है, रिकवर्ड मेरे लिए एक तरीके की इनकम हुई ना, तो क्रेडिट, बस ये बात आपको याद रखनी है। तो when the amount of bad debt is previously written off and later recovered wholly or partly, in such case amount so recovered is not
क्रेडिटेड टू द डेटर पर्सनल अकाउंट, डेटर के पर्सनल अकाउंट में नहीं जाता, डेटर का तो अकाउंट उस अमाउंट से खत्म हो जाता है, बट टू दी बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, तो हमें बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट खोलना पड़ता है अलग से, हम डेटर को नहीं बढ़ाते घटाते हैं, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड फॉर कैश और बैंक टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, या तो कैश आएगा या तो बैंक में पैसे आएंगे टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, ठीक है। अब क्योंकि बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गया तो क्या होगा, बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएगा, ये हमारे लिए एक इनकम है, ठीक है। प्लीज जर्नल एंट्री को यहाँ पर पीएनएल के अंदर मत देखना, ये वाले में ये इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड आ रहा है। कई लोग कहते हैं भैया बैड डेप्ट तो इनकम है, आप डेबिट साइड क्यों लिख रहे हो, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेन एंट्री ये रही, यहाँ पर वो हो गया, पीएनएल में ट्रांसफर किया जा रहा है तो अब उसको खत्म किया जाता है पीएनएल में ट्रांसफर करके, जिसको क्लोजिंग एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। बस हो गया, फिर डन है। अब प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, टिंग 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 टिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, बच्चे गलती करते ही जाते हैं, तो आप इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए, समटाइम्स firm may make provision at the end of accounting year for usually bad debts that may have happened in the course of next year, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो डेटर की वैल्यू मुझे दिख रही है, इसमें से कुछ डेटर, मुझे लगता है, याद रखिएगा, कुछ डेटर मुझे पैसे नहीं देंगे, ये मेरा एजम्पशन है, मेरी थिंकिंग है। तो मैं क्या करता हूं कि अगर मुझे डेटर 20,000 रुपए 20,000 के दिख रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि यार इसमें से ना प्रोविजन बना देता हूं कि 2,000 लोग नहीं ही देंगे, तो 2,000 माइनस करके मैं दिखाता हूं 18,000 अपनी बुक में। अब मैंने एक प्रोविजन एंड रिजर्व्स वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ है वन शॉट का, जो मैंने बताया आपको, उसको अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें भी ये बैड डेप्ट है कि ये प्रोविजन क्या होता है, ये खेल है, ये कई बार सब्जेक्टिव होता है। कोई इसमें कहता है कि भाई मैंने प्रोविजन जैसे इसमें 10% बना दिया, कोई कहता है मैंने 5% बना दिया, इसका कोई जस्टिफिकेशन है क्या? ये उम्मीद की जाती है कि आप इसको सही से बनाएंगे जो आपने सोचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, हालांकि वो तो एक अलग टेंजेंट है। यहां पर हमें क्या करना है, अकाउंटिंग के हिसाब से प्रोविजन जो है वो डेटर के अमाउंट में से माइनस होता है, ठीक है, क्योंकि इतना अमाउंट आप मानेंगे कि आपको नहीं मिलेगा, ओके। अब नहीं मिलेगा यानी एक तरीके का एक्सपेंस है, तो पीएल में कहाँ आएगा, डेबिट साइड, बिल्कुल सही, ठीक है। उम्मीद है आपने यही बोला। नाउ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पीएल के डेबिट साइड जाएगा। द न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट विल देन डिडक्टेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स इन द बैलेंस शीट, तो पहले तो ये पीएनएल में जाएगा, दूसरा ये सन्ड्री डेटर में से माइनस होगा। याद रखिएगा डेटर में से माइनस भी होगा और पीएनएल में भी जाएगा, तो पहला ट्रीटमेंट पीएनएल में ऐड होने का, यानी एक तरीके से बैड डेप्ट में ये ऐड होगा, अगर बैड डेप्ट है तो, नहीं है तो ये सीधा पीएनएल में जाएगा। और दूसरा एडजस्टमेंट ये है कि डेटर में से भी डिडक्ट होगा, यानी कि माइनस होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अगर ओल्ड प्रोविजन है तो क्या होता है, ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। देखिए, लेट सपोज 2021 था, 2021 में मुझे लगा कि ये 2000 नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको याद है ओपनिंग एंट्री क्या करते थे हम, ऑल एसेट्स टू लायबिलिटीज, जो भी चीज आप एसेट्स में से माइनस कर रहे हो वो लायबिलिटी नेचर है, तो ये आपके लिए लायबिलिटी हो गई। अब आप नेक्स्ट ईयर आ गए, अब आप कहां आ गए, 2022 में आ गए, तो इस साल आप दोबारा प्रोविजन बनाओगे, क्या बनाओगे, दोबारा प्रोविजन बनाओगे, दोबारा प्रोविजन बनाओगे। हर साल प्रोविजन का एजम्पशंस अलग होता रहता है, क्योंकि पिछले साल मुझे लगता था कि 2000 डेटर जो है, मतलब डेटर के अमाउंट में से पैसे नहीं देंगे, इस साल हो सकता है उससे ज्यादा हो गया हो, इस साल हो सकता है उससे कम हो गया हो, तो इस साल कुछ भी हो सकता है। तो जो ओल्ड प्रोविजन है, जो ओल्ड प्रोविजन है, इसको आपको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। इस ओल्ड प्रोविजन को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, और फिर न्यू प्रोविजन बनाते हो, और फिर न्यू प्रोविजन दोबारा, यानी कि न्यू प्रोविजन बनाते हो आप। तो इसका मतलब कि जब आप 2022 में जाओगे तो उस साल का जो बैड डेप्ट होगा और उस साल का जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट या बैड डेप्ट बनाया होगा आपने, उसको इकट्ठा करोगे और उसमें से ओल्ड प्रोविजन को माइनस करोगे। ये एडजस्टमेंट है, ठीक है। क्यों करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2021 में आपने सोचा 2000 के डेटर हैं जो पैसे नहीं देंगे, अब 2022 आ गया, 2022 में आपका एजम्पशन बदल भी सकता है, कुछ ऊपर हो सकता है, कुछ नीचे हो सकता है, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा और नया बनाना पड़ेगा। तो इसलिए नया बनता है, पुराना हटता है, हटता है यानी कि माइनस करना पड़ेगा, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। बस यही चीज है, इसीलिए यहां लिखा हुआ है द न्यू प्रोविजन, तो आपका डिडक्ट होता है डेटर से, लेकिन जो आपका ओल्ड प्रोविजन होता है
व्हेन ओल्ड प्रोविजन विच इज अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस exceeds the total bad debt and new provisions given in the adjustment, the balance will show on the credit side of P&L account. अच्छा, ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ, हालांकि ये पहले तो ये समझ लीजिए, न्यू प्रोविजन विल ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी डेटर, ये तो है। अब एक पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है कि अगर लेट सपोज एक एग्जांपल के लिए कि भाई प्रीवियस ईयर में मेरे पास 3000 का प्रोविजन था, ठीक है। अब इस ईयर मेरे को सिर्फ 100 रुपए का बेड डेप्ट हुआ और 1000 रुपए का प्रोविजन बन रहा है, यानी कि इस ईयर आपका 1100 हो गए भैया। अब इस साल 2022 में 2022 में आपके पास टोटल 1100 हो रहा है, और जबकि आपने 2021 में 3000 का प्रोविजन बना रखा था बॉस। तो अब प्रोविजन आपने इतना ज्यादा बना रखा था और एक्चुअल में लॉस इतना ही हुआ, तो इस ईयर क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है आपके पास नेगेटिव बैलेंस ज्यादा है ना, प्रीवियस ईयर वाला हम माइनस करते हैं, तो नेगेटिव बैलेंस ज्यादा है, तो उसको पीएनएल के डेबिट साइड लिखने के बजाय आप पीएनएल के अगर डेबिट साइड लिखोगे तो नेगेटिव बाहर लिखना पड़ेगा, उससे बेटर है क्रेडिटर में यहाँ पीएनएल के क्रेडिट साइड पर ओल्ड प्रोविजन 3K, इसमें से माइनस कर दीजिए बैड डेप्ट 100 और माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट या डाउटफुल डेप्ट जैसा क्वेश्चन कहेगा 1K, तो यानी कि पॉजिटिव आपका बाहर चला जाएगा 1.9K, ठीक है। तो ये यहां पर ये इसको ऐसे कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड प्रोविजन क्या है, सबसे पहली बात तो ये ओल्ड प्रोविजन जो है ये माइनस होता है, जो भी आपका बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट या बैड डेप्ट है करंट ईयर का, उसमें से ये माइनस होता है प्रीवियस ईयर वाला। और अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू ज्यादा है, व्हेन ओल्ड प्रोविजन व्हिच इज अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स द टोटल बैड डेप्ट, अगर वो बैड डेप्ट एंड एक्सीड्स द टोटल बैड डेप्ट एंड न्यू प्रोविजन गिवन इन द एडजस्टमेंट, द बैलेंस विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, तो आपको उसको क्रेडिट साइड पर रखना है। अगर मान लीजिए इन सब का टोटल 5000 आ रहा होता, ये 2022 में इन सब का टोटल जो है 5000 आ रहा होता, तो फिर हम क्या करते? तो ऐसे केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है, ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे आप लिखते बैड डेप्ट, लेट सपोज बैड डेप्ट 2000 है, और आपके पास जो प्रोविजन था न्यू प्रोविजन जो है वो 3000 है, तो आपका टोटल बना 5000। फिर इसमें से आप ओल्ड प्रोविजन माइनस करते, आप क्या करते? ओल्ड प्रोविजन माइनस करते, किस में से माइनस करते? सबके टोटल में से, जो कि कितना है? 3000 है, तो आपके डेबिट साइड में 2000 आ रहा होता। बट कभी अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है तो आप इधर लिखने के बजाय इधर लिख देंगे, बस इतनी सी बात है, और ओल्ड प्रोविजन में से बाकी सब माइनस कर देंगे, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है। और न्यू प्रोविजन हमेशा डेटर में से माइनस होगा एसेट साइड पे, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अगर ओल्ड गिवन है तो, ठीक है। नाउ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, यानी कि भैया इसके बाद डिस्काउंट भी लग सकता है। जी हाँ, डिस्काउंट भी लग सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा डेटर से जब भी आप माइनस करेंगे तो पहले बैड डेप्ट माइनस होगा, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट माइनस होगा, लास्ट में जाके प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर निकालना है, ठीक है। नाउ to encourage the prompt or early payment of debt by debtor, sometimes business allow customer cash discount. When discount is allowed, the following journal entry will be passed. ये तो हमें पता है, डिस्काउंट allowed to debtor है ना, ये एंट्री हमारी पास होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो देखिए, इफ इट इज शोन आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो दो ट्रीटमेंट है। पहला तो भैया ये डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा भैया? ये बैलेंस शीट में डिडक्ट होगा डेटर में से, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हो ना, तो डेटर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि जो डेटर था उसको आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो वो अब हमें कम पैसे देगा, ठीक है। तो दो ट्रीटमेंट भैया। अगर ये ट्रायल बैलेंस में हुआ तो देन इट इज डेबिटेड इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, ठीक है। तो फिर ये पीएल में ही सिर्फ दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारी बारी, कहानी थोड़ी बढ़ती है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको समझना जरूरी है, इससे रिलेटेड चीजें ही आपको कंफ्यूज करेंगे, और एग्जाम में इसका एडजस्टमेंट तो आएगा ही आएगा। जब तक आप कॉमर्स की दुनिया में हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए। हायर लेवल पे थोड़ा कम आता है, लेकिन आप इसके बाद जब सीए में जाएंगे स्टार्टिंग में आएगा, इनफैक्ट 12th में भी बैड डेप्ट्स का प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है, तो वहां भी आएगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस का एक एक्सट्रैक्ट है। डेटर हमसे कह रहा है 1,07,000 रुपए का, हमने कहा ओके। बैड डेप्ट हमसे बोल दिया 3,500 रुपए, हमने कहा ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बोल दिया 5,000, हमने कहा ओके। फिर हमसे बोल दिया कि राइट ऑफ करो 700 एज बैड डेप्ट, कीप द प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 10% ऑन डेटर एंड कीप द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2%। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? देखिए,
जैसे सीरीज है वैसे ही होगा। ऑल तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले तो बैड डेप्ट, सेकंड नंबर पे प्रोविजन, थर्ड नंबर पे ये। अगर ये पहले भी दिया होता तब भी प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट आपका पहले निकाला जाएगा, ठीक है, या डाउटफुल डेप्ट जो ऐसा भी क्वेश्चन कहेगा। तो अब देखिए डेटर का अमाउंट है 1 लाख, तो आप क्या करोगे 1,07,000 रुपए, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा फर्दर बैड, मतलब जो नया बैड डेप्ट आया है 700 रुपए का, यानी अब बैलेंस बचा 1 लाख का। फिर इस 1 लाख में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 10%, तो 1 लाख का 10% यानी 10,000, ये आपका फर्दर बैड डेप्ट था, ठीक है, ये आपका फर्दर बैड डेप्ट था। ये जो आपका है ये न्यू प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन है। फिर आपके पास 90,000 बचे, ठीक है, क्योंकि आप इसमें से ये माइनस कर दिया। अब इस 90,000 पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये जो 90 मेरे पास ओरिजिनल है, इन्हीं में से कोई मुझे अर्ली पेमेंट कर पाएगा ना, तो इस पे 2% का डिस्काउंट लगेगा, बस यही यहां पे कहानी है। 2% डिस्काउंट यानी कि 1,800 रुपए, ठीक है। तो जब आप 2% डिस्काउंट इस पर लगाएंगे तो आपके 1,800 रुपए आएंगे, ये आपका डिस्काउंट ऑन डेटर है। अगर प्रोविजन वर्ड है तो प्रोविजन लगेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, ठीक है। अब 3 चीजें हैं, अब इसको आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 90 से 89, 88,200, ये आपकी एक्चुअल डेटर का अमाउंट हुआ। अब इसको कैसे शो करते हैं वो भी देख लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो अगर आप देखें तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 है, ये ओल्ड प्रोविजन कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। अब आप अगर यहां ध्यान देंगे तो भैया 3,500 रुपए है, ये पहले से ही बैड डेप्ट है, उसमें ये बैड डेप्ट जुड़ेगा, ये न्यू प्रोविजन जुड़ेगा, डिस्काउंट जुड़ेगा। फिर अगर ये वैल्यू ज्यादा होती तो फिर क्रेडिट पे आता, पर हमें दिख रहा है भाई 10,000 का तो यहाँ प्रोविजन ही है, तो ये वैल्यू कम है, तो पीएल के डेबिट साइड आ जाएंगे। तो चलिए पीएल की साइड, पीएल में डेबिट साइड सबसे पहले आप लिखोगे बैड डेप्ट, क्या लिखोगे, बैड डेप्ट, जो कि 3,500 आपको क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, तो ये तो एक ही बार आएगा, यहां पर आ गया। फिर माइनस करोगे आप इसको, माइनस माइनस क्या करेंगे जल्दी से बताइए, तो सबसे पहले माइनस करेंगे फर्दर बैड डेप्ट, क्या करेंगे, फर्दर बैड डेप्ट, ठीक है। फर्दर बैड डेप्ट कितना आ गया हमारे पास, 700 रुपए आ गया। देन इसके बाद हम माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, कितना था, 10,000 था। फिर हम माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना रुपया था हमारे पास, डिस्काउंट ऑन डेटर 1,800 रुपया था, ठीक है। तो ये हम इसको आपस में टोटलिंग कर देंगे। इन सब में एक मिनट, इन सब में ये सब प्लस होगा, इन सब में ये सब प्लस होगा, ठीक है। तो इन सबको प्लस करेंगे तो 10, 13, 13 और 1 14, 14, 15, 500, ये हो गया 16,000, कितना हो गया, 16,000। एक बार आप गिन लेंगे तो 5 और 7 12, 12 और 8 20 का 0 कैरी 2, 3 और 4 और 5, एक मिनट, 3 और 1 ये 4 और 2 का मतलब 6 और ये 1 का 1, तो 16,000 हो गया। फिर इसमें से आप माइनस करोगे ओल्ड प्रोविजन, आप क्या करोगे, इसमें से ओल्ड प्रोविजन को माइनस करोगे, ओल्ड प्रोविजन को आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5,000, तो यानी कि 11,000 आपका यहां पर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या बात आती है कि भैया क्या सिर्फ यहीं पे खत्म, नहीं, तो बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट में जो नए हैं सिर्फ ये माइनस होंगे और कोई चीज माइनस नहीं होगी। जो ट्रायल बैलेंस में आ गए हैं अब वो सारे एडजस्ट हो चुके हैं। तो यहां पर जब मैं बैलेंस शीट पर आऊंगा तो इधर आएगा डेटर है, सन्डी डेटर वर्ड है, सन्डी डेटर है तो सन्डी डेटर लिख दीजिए, सन्डी डेटर। ऑल्दो इसमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, नॉर्मली हम सेम ही भाषा के लिए कहते हैं, इसमें गुच्छा होता है, डेटर में अलग पॉइंट आ जाता है ना। तो इसमें से आप माइनस करेंगे, ये था आपका 1,07,000, ठीक है। जो बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में था वही अमाउंट लिया जाएगा, यहां कोई कोताहली नहीं करनी है। फिर माइनस सिर्फ जो एडजस्टमेंट में थे, फर्दर बैड डेप्ट्स कितने थे, 700 रुपए। फिर इसमें से माइनस होगा न्यू प्रोविजन, कितना था भैया, 10,000 रुपए था। फिर इसमें से माइनस होगा आपका क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना था, 1,800 रुपए। मैंने वर्किंग पहले ही कर ली थी, है ना, इसी में से तो हमने माइनस किया था 100, 700, फिर 10,000, फिर 1,800।
तो जाहिर सी बात है हमें यही करना है। तो बस हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 88,200 आ जाएगा। ठीक है, 88,200 हो जाएगा। ठीक है, 10%, 2% से हमने यहाँ पर ये कर दिया। आपको ध्यान रखना है प्रोविजन फॉर बैड डेट पहले होगा, उसके बाद भी डिस्काउंट ऑन डेट रहेगा, अगर ये ऊपर नीचे लिखा हो तो भी। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ से इस पे टच करना पड़ेगा तभी हटेगा। ठीक है, तो 88,200 हमारे पास बाहर चला गया। अगर आप नॉर्मली भी करेंगे माइनस तो आपको समझ में आ ही जाएगा। 1 लाख में 700 काटे, 90 में से 1000 काटे तो 89, 800 और काटे तो 88,200। बस इस तरीके से हमको प्रेजेंट करना है। ये एडजस्टमेंट आता ही आता है, इसलिए आपको पूरे अच्छे से बनना चाहिए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब बारी है क्रेडिटर की। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, यानी कि ऐसा क्या जरूरी थोड़ी कि डेटर को ही डिस्काउंट दिया जाए, हमें भी तो कोई कभी डिस्काउंट दे सकता है ना। वाई शुड ऑलवेज गर्ल्स हैव ऑल द फन, बॉयज को भी फन हो सकता है एग्जाम्पल के लिए। तो इसलिए क्रेडिटर भी हमें डिस्काउंट दे सकता है, तब हमारे लिए ये इनकम होती है, तो हमें फायदा होता है। तो समटाइम्स टू एनकरेज द प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट ऑफ क्रेडिट to creditors, it is normal practice of the creditors to allow cash discount. When discount is allowed, the following generative will be passed. क्रेडिटर्स आपके कम हो जाएंगे, डिस्काउंट आपके लिए इनकम है तो यहां पर दिख जाएगी, फिर ये पीएनएल में भी जाएगी। इसके दो ट्रीटमेंट्स हैं। इट इज एन इनकम टू द बिजनेस, सो इट इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये इनकम है तो ये क्रेडिटेड होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड इट विल ऑल्सो कम इनटू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट से डिडक्शन होगा। लायबिलिटी साइड की जो बैलेंस शीट है उसमें सन्ड्री क्रेडिटर में से ये माइनस होगा, क्योंकि क्रेडिटर का अमाउंट अब कम होगा, कम होगा, कम होगा। ठीक है, इसका भी एक छोटा सा इलस्ट्रेशन कर लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रेडिटर आपको 8 लाख का दिया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज मेड 2%, तो इस पे आप 2% निकालेंगे, 2 जीरो कटा 16,000 आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है, इंटू 2/100, तो 16,000 का आपको डिस्काउंट हो गया। तो अब आप इसको पीएनएल में कैसे दिखाओगे, तो भैया पीएनएल में आप यहां आओगे, यहां पर आपके पास क्या बोलते हैं बाय वाली साइड होती है, तो बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना, तो 16,000। ठीक है, अच्छा ये यहां पे मैंने 2 नहीं लिखे है ना, ये 2 आता है यहाँ पे 2, अब फिर ठीक है, ये तो वर्किंग है तो 2 बेटर होगा। नाउ अब क्या करना है भैया, तो बस फिर बैलेंस शीट में हम आएंगे, यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखा हुआ है तो ये क्रेडिटर्स होंगे। क्रेडिटर्स में 8 लाख अंदर, इस 8 लाख में से माइनस कर दो जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, जो कि कितना है 16,000 रुपए। तो लीजिए 16,000 लिख दिया ना यार भैया, और बताओ और क्या चाहिए। तो बस फिर ये यहां से चला जाएगा तो 784 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, बहुत ही सिंपल है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इम्प्लाइड इंटरेस्ट, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसका बच्चा भूल ही जाता है। इम्प्लाइड इंटरेस्ट का मतलब है, आप कई बार क्वेश्चन पढ़ते होंगे और आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में लिखा जा सकता है 10% लोन, या फिर लिखा हो सकता है 7% इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, लोन एक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 7% इन्वेस्टमेंट। अब लोन आपके लिए एक लायबिलिटी है, अगर लोन के आगे ऐसे परसेंटेज या किसी भी आइटम के आगे ऐसे परसेंटेज लगे, दैट मींस इट इज इंप्लाइड कि अगर ये लोन है तो भैया ये 10% आपको पे करना है, अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो 7% आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड इंप्लाइड इंटरेस्ट। तो एडजस्टमेंट में अगर अलग से ना भी लिखा हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर ऐसा अमाउंट लिखा है या ऐसा लिखा है तो आपको समझना है, अगर इन्वेस्टमेंट है तो जाहिर सी बात हमें पैसा मिलेगा, अगर लायबिलिटी तो हमें पे करना पड़ेगा, पर करना जरूर पड़ेगा इसका ट्रीटमेंट, भले ही एडजस्टमेंट में अलग से ना लिखा हो। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। When the trial balance includes loan, investment or any account carrying a specified rate of interest, तो उसको आप implied interest कहते हैं। Now then it is important to calculate interest even if nothing is given in the adjustment about the interest. कुछ दिया हो नहीं दिया हो, नाम के साथ है भैया जी, ठप्पा लगा हुआ है, इस पे इतना इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, या मिलेगा या पे करना पड़ेगा। इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस, द फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हैज टू बी ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है, 1 लाख था, 10% लोन यानी 10,000 होना चाहिए था, लोन है तो यानी कि आप पे करोगे, है ना। तो ट्रायल बैलेंस में आपके डेबिट साइड पे दिख रहा होगा इंटरेस्ट पेड वाला है। अब यहां पे आपको 8,000 दिख रहा है,
ठीक है, आपको इंटरेस्ट कितना दिख रहा है? 8,000। अब अगर 1 लाख का लोन है और उस पर 10% लोन लगाया जाए तो ये तो 10,000 होना चाहिए था। तो भैया ये तो 8,000 दिख रहा है। दैट मीन्स कि 8,000 आपने रिकॉर्ड कर लिए, 2,000 आपके लिए आउटस्टैंडिंग है। तो यानी कि जो लोन का बचा हुआ 2,000 रुपए इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपके लिए एक तो आउटस्टैंडिंग है, तो पीएनएल में डेबिट साइड कंसर्न एक्सपेंस से प्लस, और फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है, बस यही बात यहां पे बोला जा रहा है। नाउ बट इन केस इफ सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस, इफ इट शुड बी कंपेयर्ड विद द फुल अमाउंट, तो आपको अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ अमाउंट दिख रहा है तो आप उसको कंपेयर करोगे। अगर ये 8,000 नहीं लिखा होता तो 10 का 10,000 आपके लिए ट्रीटमेंट होता, तो 10 का 10 इंटरेस्ट पीएनएल में और 10,000 आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लोन से भी ऐड होता। पर अगर कुछ एडजस्टमेंट में अमाउंट, अगर कुछ ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया हुआ है तो आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा, बचा हुआ अमाउंट आपके लिए आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। ठीक है, अब ये एक्सपेंस अगर इन्वेस्टमेंट का बात होती तो वो क्रेडिट साइड पर आ रहा होती है। ठीक है, इतना तो हम समझते ही है ना। चलो, और इट विल बी ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये हमें पता ही है, जो कि बैलेंस शीट में लोन में ऐड हो जाएगी। तो ये इंप्लाइड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे लोग भूल जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। अब इंप्लाइड इंटरेस्ट लोन का केस हो या कैपिटल का केस हो, कैपिटल के केस में क्या होता है भैया, ये जो इंटरेस्ट है ये ओनर को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल लगा रहा है, और यहां पे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से भैया मैंने जो कैपिटल अब इस बिजनेस में लगा दिया, अगर मैं ये कहीं और लगाता तो कितना मुस्कुराता, वहां से इंटरेस्ट मिलता, तुम भी दो ना। तो फर्म ऑफ कोर्स देगी, क्यों भैया बिजनेस भी ओनर का ही है, बिजनेस से ही कैपिटल ले रहा है, तो कैपिटल लगा भी वही रहा है, घर भी वही ले जा रहा है, तो सब उसी का है। लेकिन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकाउंटिंग ओनर को अलग, बिजनेस को अलग ट्रीट करती है। तो अगर ओनर ने बिजनेस को कुछ भी उधार दिया है तो उस पर वो इंटरेस्ट देने के लिए अगर डील में है तो वाजिब है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए एक खर्चा हुआ, आप बिजनेस है तो एक खर्चा हुआ, और ओनर के लिए ये इनकम भी हुई। ठीक है, तो यानी कि ये दो जगह आएगी। दिस कैपिटल इज समटाइम्स borrowed by him, so if this capital had not been invested in the business he could even earn interest in his capital, so the following adjustment will be done. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, पीएनएल फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जाएगा। एडजस्टमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, ठीक है, टू द बिजनेस, देयरफॉर इट विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। ठीक है, एंड इट इज गेन टू द बिजनेसमैन, क्योंकि ये बिजनेसमैन को एक तरीके से फायदा है तो उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। हेंस इंक्लूडेड टू द कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, इंक्लूडेड यानी कि ऐड हो जाएगा कैपिटल में। ठीक है, डन। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ये उल्टा होता है। अब बिजनेस से ओनर पैसे लेकर जाता है तो बिजनेस कहता है पैसे ले जा रहे हो, सही है, कैपिटल लाए थे, इंटरेस्ट ले गए थे, अब आप बताओ अगर ये पैसे आपको ना देकर मैं किसी और बिजनेस में लगाता, इंटरेस्ट कमाता कि नहीं? ओनर कहेगा मेरी बिल्ली मुझको ही मियाओ। यानी कि एक तरीके से ओनर को यहां पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ जाता है उन चीजों के ऊपर जो वो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से लेकर गया। तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा, व्हेन द प्रोप्राइटर विड्रॉज कैश फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस चार्ज इंटरेस्ट ऑन सच ड्रॉइंग्स, देन इट इज ट्रीटेड एज अ गेन टू द बिजनेस, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास्ड। तो बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। सबसे पहले ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपके पीएल में जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। कहां आएगा? पीएनएल के क्रेडिट साइड आएगा ना बॉस। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि ड्रॉइंग कैपिटल से माइनस होता है तो ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैपिटल से माइनस होता है, क्योंकि ओनर के लिए एक एक्सपेंस हो गया, मतलब उसकी कैपिटल से जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अ गेन टू द बिजनेस, देयरफॉर इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इट इज एन एक्सपेंस टू द बिजनेसमैन, सो इट इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। बस ये याद रखने की चीज है ना। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आप अगर किसी से पैसे उधार पर ले रहे हैं, है ना, हमने लोन का एडजस्टमेंट देख ही लिया, बस वही होना है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच अ बिजनेस हैज टू पे ऑन इट्स बोरोइंग, इट इज एन एक्सपेंस टू द बिजनेस, ये एक एक्सपेंस है। देयरफॉर सबसे पहले इफ इट इज इन एडजस्टमेंट, दो ट्रीटमेंट आएंगे। एक्सपेंस है तो पीएनएल के डेबिट साइड आएगा और अपीयर हो जाएगा ये बैलेंस शीट में एडेड टू द लोन अकाउंट, एडेड टू द लोन अकाउंट। ठीक है,
और अगर ये सिर्फ ट्रायल बैलेंस में है तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट होगा, क्योंकि बैलेंस शीट का रिलेटेड आइटम एडजस्टमेंट में है, तो फिर वो अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो एक ही बार आएगा, और वो एक बार कहां आएगा, पीएनएल में आएगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं बैलेंस शीट का आइटम वहां एडजस्टेड हो चुका होगा। इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएल में ट्रांसफर की। अदरवाइज तो एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट टू लोन, क्योंकि लोन आपका बढ़ जाएगा, लोन का अमाउंट भी चुकाना है और वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी चुकाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बारी आती है मैनेजर्स कमीशन की। भैया जी बड़ी चीज है, पता नहीं इसके अंदर क्या होता है, कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। अब हमारे को भाई बिजनेस बड़ा करना है तो लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना पड़ेगा, तो मैनेजर को दे दिया। हमने मैनेजर से कहा भाई मैनेजर हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे अगर नेट प्रॉफिट मिला तो मैनेजर दिन रात काम करेगा कुछ अच्छा, इसलिए मैनेजर्स को कमीशन दिया जाता है नेट प्रॉफिट के ऊपर, ताकि वो मोटिवेट हो सके और हमारे बिजनेस के लिए और अच्छा काम करे बिजनेस। ठीक है, सो व्हेन द मैनेजर ऑफ द फर्म मे बी एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, फिक्स्ड परसेंटेज नेट प्रॉफिट के ऊपर उनको मिल जाता है अर्न्ड बाय द बिजनेस। दिस कमीशन मे बी पेबल बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि कमीशन कैलकुलेट करने के हमारे पास दो फॉर्मूले, अभी हम उसको देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि मैनेजर कमीशन का होगा क्या। तो सबसे पहले तो मैनेजर कमीशन एक एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि मैं मैनेजर को पे करूंगा तो भैया पीएल में डेबिट साइड तो आएगा ही आएगा, तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अगर मैंने पे कर दिया तो मेरा कैश रिड्यूस होगा, अगर मैंने पे नहीं किया जाहिर सी बात है एडजस्टमेंट है, यानी कि मैंने पे नहीं किया, क्योंकि साल के आखिरी में तो मैं नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूं, उसी दिन कैसे पे करूंगा, अगले साल मैं उसको कभी कभी पे करूंगा, तो यानी कि ये आउटस्टैंडिंग भी रह जाएगा। एंड मैनेजर्स कमीशन पेबल नाम से फिर ये करंट लायबिलिटी में भी आएगा बैलेंस शीट के अंदर। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। पर इससे पहले जो एंट्री होगी वो क्या होगी, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या बोलते हैं, हाँ मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन पेबल अकाउंट। ठीक है, यहां पे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन भी बोल सकते हो आप, या मैनेजर कमीशन पेबल अकाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दो मेथड है, उसको समझते हैं। मैनेजर कमीशन पेबल ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर कभी ऐसा बोला गया हो तो आपको क्या करना है, मैनेजर कमीशन निकालने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालना है, यानी कि कमीशन वमीशन चार्ज करने से पहले का नेट प्रॉफिट निकालना है। देन आपको जो भी रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इनटू 100 कर देंगे। यानी कि अगर सपोज आपके पास नेट प्रॉफिट आया 50,000, तो क्या करोगे, इनटू 5% हो तो 5/100, 2 कटे, यानी कि मैनेजर कमीशन आ गया आपके पास 2,500। ठीक है, बस इतनी सी बात है। नाउ मैनेजर कमीशन पेबल ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर ये वर्ड आता है कि मैनेजर कमीशन आपको निकालना है पर कमीशन को चार्ज करने से पहले, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बिफोर यहां भी था, बिफोर यहां भी है, बस यहां पर चेंज है कि रेट प्लस 100 प्लस रेट हो जाएगा। लेट सपोज कि अगर आपका कमीशन 55,000 आ रहा है, कितना आ रहा है, 55,000, तो आपको इंटू 10% है तो 10/110 कर देना है बस। इसमें जो ये 10 प्लस हुआ ना, बस यही चेंज है। यहां पे नीचे इंटू 100 था, यहां पे 110 हो जाता है, ये फॉर्मूले का पॉइंट है। तो ये 1 0 यहां से कटा, फिर 11 से ये कटेगा तो 5,000 आ जाएगा। भैया ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपसे कह रहा है कि मैनेजर का कमीशन आप निकालिए, लेकिन ऐसा समझ के कि उसका कमीशन चार्ज हो चुका है। तो ऐसे में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये मैथमेटिकली है, आपको पता ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए अगर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया और बिफोर टैक्स निकालना है, तो हम इसी के थ्रू ऐसे उल्टा करके इंटू करते हैं, तो हमें अमाउंट मिल जाता है टैक्स का, है ना। तो बस वही वाला यहाँ पे फंडा है। ठीक है, बस खत्म मैनेजर कमीशन। फिर आता है आपके पास कुछ ड्रॉइंग्स के किस्से कि गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर आपने गुड्स विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए, जाहिर सी बात है पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए, तो सबसे पहले तो आपके गुड्स जाएंगे, तो आपका परचेज माइनस हो जाएगा। दूसरा पर्सनल यूज है तो ड्राइंग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, व्हेन द गुड्स आर विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इट विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स एंड सच ड्राइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन सेल्स
बिकॉज नो प्रॉफिट इज अर्न ऑन सच गुड्स, है ना, क्योंकि उस पर कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं किया गया है. सो इट विल बी क्रेडिटेड टू द परचेज अकाउंट. क्रेडिटेड का मतलब है परचेज अकाउंट माइनस होगा. परचेज अकाउंट डेबिट इन नेचर होता है, बढ़ता है तो डेबिट. परचेज अगर क्रेडिट हो रहा है यानी कि माइनस हो रहा है. एंट्री होती थी ना हमारे पास, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है, और फिर ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस होता है, ये तो हमें पता ही है. तो ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा डेबिट साइड एंड सब्ट्रैक्ट होगा परचेज में से. दूसरा ट्रीटमेंट क्या है भैया, इट विल ऑल्सो अपीयर इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कैपिटल, क्योंकि ड्रॉइंग्स तो कैपिटल में से ही माइनस होती है, ठीक है. अब भैया अगर गुड्स गिवन है चैरिटी है या फ्री सैंपल है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, गुड्स आपने फ्री में बांटे, ड्राइंग्स कर दिए, जो भी कर दिए, तो परचेज तो आपका माइनस होगा. दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि अब आप इसको ड्राइंग्स नहीं कहोगे, आप इसको फ्री सैंपल कहोगे, चैरिटी कहोगे, डोनेशन कहोगे, तो ये आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो बैलेंस शीट में अब कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो देखिए, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स एंट्री विल बी पास ऑन सच गुड्स. चैरिटी और फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो परचेज यानी कि परचेज कम और एक एक्सपेंस हमारा खड़ा हो जाएगा, ठीक है. तो it appear in the trading account on the debit side and subtract from the purchase, ये पहला एडजस्टमेंट. दूसरा, then it will appear on the debit side and profit and loss account as an expense. तो पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेज में से माइनस होगा और फिर पीएनएल के डेबिट साइड भी आएगा, ठीक है. चलो आगे बढ़ जाते हैं. नाउ अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल एक्सीडेंटल लॉस हो गया गुड्स का, तो अच्छा देखिए, इस केस में अगर मान लो सिर्फ यही नहीं, अगर लेट सपोज किसी ने स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस के नाम पे गुड्स ले लिए, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस के नाम पर गुड्स ले लिए, तो भी एंट्री यही होगी, परचेज माइनस स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस डेबिट, ठीक है. ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, फिर लोगों को लगता है और यार ये तो कराया ही नहीं. थोड़ा सा अगर आप विवेक लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई गुड्स लेकर गए हैं स्टाफ वेलफेयर के लिए, तो गुड्स गया तो परचेज माइनस स्टाफ वेलफेयर एक एक्सपेंस होता है, तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है. चलिए अब बढ़ते हैं अपन यहां पर, एबनॉर्मल एक्सीडेंट या लॉस ऑफ गुड्स. अगर मान लीजिए कभी किसी कारणवश जो एबनॉर्मल रीजन है, अर्थक्वेक आ जाना, आग लग जाना, फ्लड आ जाना, उसकी वजह से अगर गुड्स का लॉस हुआ तो क्या होगा, तो देखिए, समटाइम्स लॉसेस अकर इन अ बिजनेस ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक और अदर एबनॉर्मल रीजंस. So if such goods are insured, insurance company will reimburse the loss incurred by the business which can be either equal or less than actual loss. तो देखिए, अगर आपको लॉस हो गया तो एंट्री क्या करते हैं अपन, लॉस ड्यू टू जो भी abnormal रीजन है, डेबिट टू परचेज, यही एंट्री करते थे. तो ट्रीटमेंट क्या होगा, या तो आप इसको परचेज में से माइनस कर दीजिए, पहला ट्रीटमेंट. दूसरा ट्रीटमेंट, अगर आप परचेज में से माइनस नहीं कर रहे हो, तो आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, तो आप यहां पर लिख सकते हो लॉस ड्यू टू फायर या जो भी रीजन है, टिक 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 जो भी रीजन होगा, ठीक है, एबनॉर्मल वाला. समझ गए, या तो आप परचेज में से माइनस करोगे या तो आप इधर लिखोगे. नॉर्मली आपको बुक में यहां लिखा हुआ दिख रहा होगा. अगर आपने मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला फॉर्मेट देखा है, तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने उसको यहीं पर दिखाया था, क्योंकि नॉर्मली इसको अलग से दिखाया जाता है, ठीक है. अब अगर आपने इसका इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, तो पहला तो आपका भैया परचेज का नुकसान तो हुआ ही हुआ, गुड्स तो जली गए. और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, तो लेट सपोज अगर ये 1 लाख रुपए का था, तो या तो आप परचेज में से 1 लाख माइनस करोगे, या पीएल के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 1 लाख रुपए यूं लिख दोगे. जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, तो आप यहां लिख दोगे. दोनों में से कुछ भी कर सकते हो. फिर आपको पता है यहां के बाद पीएनएल बनता है नीचे, तो यही लॉस आपका पीएनएल भी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, लॉस हो गया. तो लॉस ड्यू टू जो भी रीजन है यहां पर आ जाएगा. लेकिन अगर ये 1 लाख का ही था, ठीक है, लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो इंश्योरेंस करा रखा है तो या तो आपको पूरे पैसे मिलेंगे या उससे कुछ कम मिलेंगे. अगर पूरे पैसे मिले तो परचेज तो आपका जल गया, खत्म. पूरे पैसे मिलेंगे तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से पूरे पैसे मिलेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी, याद है हमको हम क्या एंट्री करते थे, सेकंड एंट्री, रुक जाइए पहले तो मैं सेकंड एंट्री ही बता दूं. ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री होती है, जनरल एंट्री याद है ना, फर्स्ट सेकंड जनरल एंट्री हम क्या करते थे, आपको याद है, जल्दी बताइए. इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन ड्यू टू जो भी रीजन होता था. फिर थर्ड एंट्री हमें पैसे रिसीव होते थे, बैंक अकाउंट डेबिट. अगर पूरे रिसीव हो गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, अगर कुछ कम होते तो बैंक लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस,
ठीक है। अगर पूरे पैसे मिल गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपकी ये एंट्री नहीं होगी, तब आपको ये एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया कोई लॉस ही नहीं हुआ, 1 लाख का मेरा माल जला तो परचेज में से माइनस या तो यहां और एसेट साइड पर मतलब कैसे लिखूं मैं, बैलेंस शीट लिखते हैं इसको पहले, यानी कि ये आपके पास बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का ये एसेट साइड है। आपके पास एक हक आ गया ना इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगने का हक, क्योंकि आपने इंश्योरेंस करा रखा था, अब माल जल गया है तो आप पैसा मांगोगे, एक हक है। तो आपके पास यहां पे इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी, कितने से हो जाएगी, 1 लाख से हो जाएगी। अगर भैया ऐसा हो गया कि 1 लाख का माल जला पर इंश्योरेंस कंपनी आपको 80,000 रुपए देने के लिए तैयार हो गई, कलर चेंज कर देते हैं, 80,000 देने के लिए तैयार हो गई, तो इसका मतलब 1 लाख का माल जला वो तो हो गया, अब 80,000 देने के लिए तैयार हो गई, तो भैया यहां पर आपको फिर भी तो लॉस हो गया, तो लॉस ड्यू टू 20,000 आपका लॉस कहलाएगा, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी जो है ये अब की बार आपके पास डेटर बन जाएगी, कितने से, 80,000 से, और जब ये पैसे दे देगी तो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, कैश हमारे पास आ जाएगा, यानी बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे, समझ गए। तो अगर लॉस हुआ, कोई इंश्योरेंस कुछ नहीं करा रखा, तो भैया या तो परचेज में से माइनस करो या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखो और उतना ही लॉस पीएनएल में डेबिट कर दो। अगर आपको लॉस हुआ, इंश्योरेंस करा रखा है, पूरे पैसे मिल गए, तो भैया लॉस लिखो और एसेट साइड में इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर वो पैसे डाल दो, एसेट बन गया हमारे लिए। अगर लॉस हुआ, इंश्योरेंस करा रखा है लेकिन पूरे से थोड़े से कम पैसे मिल रहे हैं, तो जितने कम पैसे मिल रहे हैं वो आपका एक्चुअल लॉस है, तो वो पीएल में डेबिट साइड। जितने का माल जला वो तो भैया यहां 1 लाख तो होगा ही होगा, क्योंकि माल जितने का जला वो तो होगा ही होगा, और इंश्योरेंस में फिर आपके पास कंपनी के नाम पर 80,000 का एक एसेट खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के ही ट्रीटमेंट होते हैं, क्वेश्चन आपको बताएगा कैसा करना है। ये हमारा लास्ट एडजस्टमेंट था, हमने ये भी पूरा कर लिया। फिर से वही कहूंगा, अब आप पॉज कर लीजिएगा, पूरा एक बार देख लीजिएगा, एक और हम इलस्ट्रेशन करते हैं, इसमें थोड़े से एडजस्टमेंट्स होंगे ताकि आपका एक अच्छे से रिवीजन हो जाए और हमारा 1 शॉट वीडियो भी कंप्लीट हो जाए। तो आपको पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट तो पूरे ही मिल गए और 2 क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बन जाएंगे, तो फिर थैंक यू कहिए। और अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, है ना, कमेंट सेक्शन में जितना आप डाउट पूछेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होता है, हमें पता चलता है ना। चलो तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आती है बारी हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन को देखने की, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूं, प्लीज इसको आप ढंग से देखिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए तो फिर हम एक एक करके एडजस्टमेंट देखते हैं और फिर इनकी वैल्यूज को लिखते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, आप सॉल्व स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक भैया जी ट्रेडिंग में जाएगा, ड्राइंग्स एंड कैपिटल, तो ड्राइंग्स हमारा कैपिटल में से माइनस होगा, आएंगे बैलेंस शीट में और ये दोनों ही जाएंगे लायबिलिटी साइड पर, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर, डेटर एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएंगे। परचेज एंड सेल ट्रेडिंग में जाएगा, सेल क्रेडिट साइड, परचेज डेबिट साइड, है ना। रिटर्न्स में आप देखेंगे दोनों रिटर्न्स दिए हुए हैं क्या, तो टिंग 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 टिंग, हाँ, तो दोनों रिटर्न्स दिख रहे हैं, यानी कि भैया जी एक परचेज रिटर्न होगा और एक सेल्स रिटर्न होगा। जो डेबिट में होगा वो सेल्स रिटर्न होगा, जो क्रेडिट में होगा वो परचेज रिटर्न होगा, रिस्पेक्टिव परचेज और सेल में से माइनस होंगे। मैंने कहा ओके भैया ये भी ट्रेडिंग में जाएंगे। डिस्काउंट, अब आप डिस्काउंट देखो तो हाँ भैया डिस्काउंट भी 2 है, यानी कि जो हमारा डेबिट वाला होगा वो हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड होगा, और ये जो होगा हमारे लिए ये अलाउड है ना, और ये जो हमारे लिए ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, ठीक है। ये हमारे लिए सेल्स रिटर्न होगा और ये हमारे लिए परचेज रिटर्न होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ फिर स्टॉक ऑन 31 मार्च डिस्काउंट हो गया, भैया यहां तो क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, हाँ दे रखा है, तो बताओ कहां आना चाहिए। सिंपल सा पॉइंट है ना भैया, अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब कि ये सिर्फ एसेट साइड में जाएगा, ट्रेडिंग वेडिंग में नहीं आएगा, याद रखिए। फिर बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, भैया ये भी आपको दे रखे हैं, तो ये तो हमको पता ही है कि भैया पीएल में डेबिट साइड जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फिर वेजेस एंड सैलरीज है, तो भैया अगर वेजेस एंड सैलरीज वर्ड लिखा होता है, अगर वेजेस एंड सैलरीज वर्ड लिखा होता है तो हम उसको वेजेस मानकर चलते हैं। फिलहाल तो ये हमें पता है ट्रेडिंग में ही जाना है ना। उसके आगे देखते हैं कैरिएज, कुछ नहीं लिखा कैरिएज के आगे, तो हम हमेशा कैरिएज को कैरिएज इनवर्ड मानते हैं, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता है तो ये इनवर्ड समझा जाता है। तो यानी कि भैया ये कहां आना चाहिए, बोलो बोलो, ट्रेडिंग में, ठीक है। अगर आपने नहीं बोला तो गलत बात है, आपको याद होना चाहिए कैरिएज इनवर्ड ट्रेड, अगर सिर्फ सिंगल वर्ड है तो ट्रेडिंग में आता है, पता है तो डन, गुड।
प्रोडक्टिव एक्सपेंस, अब नाम से समझ में आ रहा है प्रोडक्टिव एक्सपेंस यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो भैया कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा भाई, सिंपल सा पॉइंट है। फिर रेंट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, भैया ये तो पीएल का आइटम है, पीएल में जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्चर, भैया एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा, मैंने कहा ओके। अब बारी आती है, देखो एक क्वेश्चन में आउटपुट आईजीएसटी और एसजीएसटी वाला भी आपको करा दे रहा हूं। तो आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी आपके पास है ना। तो अगर ये आपके पास है तो आपको क्या करना है, आपके लिए आउटपुट यानी पे करना है, तो फिलहाल तो ये आपके लिए लायबिलिटी है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर एप्रेजेंटाइज प्रीमियम यानी ये कोई प्रीमियम है, हमने कहा ओके। फिर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है। अच्छा प्रीमियम है हमारे पास उस साइड, तो ये क्रेडिट पर हमें रिसीव होगा, ठीक है, क्रेडिट साइड पर है तो ये हमारे लिए इनकम है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ ये इनकम है ताकि आपको ध्यान रहे, प्रीमियम हमें कहीं से रिसीव हो रहा है। बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल, ये एसेट है, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल हमारे लायबिलिटी है, दोनों बैलेंस शीट्स के आइटम है, हमने कहा ओके। कैश एट बैंक एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, बैंक चार्जेस पीएनएल में नॉर्मल एक्सपेंस है, बैंक के चार्जेस कट गए। इनपुट आईजीएसटी सीजीएसटी एचजीएसटी, भैया जी ये हमारे लिए एसेट होते हैं, लेकिन भैया हमारे पास आउटपुट भी है और इनपुट भी है, यानी कि भैया ये दोनों सेट ऑफ होंगे। मैं कहूंगा अरे वाह वेरी गुड, क्या बात है मेरे कॉमियन, सब पढ़े लिखे हो क्या अच्छी बात है अगर आपको ये बात समझ में आ गई। जैसे ही आप आउटपुट और इनपुट देखो, आपको ध्यान आ जाना चाहिए, अरे भैया ये तो पहले सेट ऑफ होंगे, फिर पता चलेगा क्या एसेट है क्या लायबिलिटी है, या सारे ही लायबिलिटी है सारे ही एसेट है, या क्या होने वाला है, ठीक है। चलो यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिए कैरीड फॉरवर्ड द फॉलोइंग अनएक्सपायर्ड आइटम्स, अनएक्सपायर्ड आइटम्स है, दैट मींस कि ये एडवांस्ड है। तो देखिए फायर इंश्योरेंस, अब ये फायर इंश्योरेंस तो पेड वाला इंश्योरेंस है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस वाला, तो ये भैया माइनस होगा। फिर अप्रेंटिस प्रीमियम, ये लेकिन क्रेडिट साइड पर है, ये डेबिट साइड पर है, ध्यान रखिएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये एक्स्ट्रा है नेक्स्ट ईयर का है, तो ये क्रेडिट साइड का जो अप्रेंटिस प्रीमियम है उसमें से माइनस होगा, और इंश्योरेंस जो है वो रेंट रेट इंश्योरेंस उसमें से माइनस होगा, दोनों ही माइनस होंगे क्योंकि ये प्रीवियस नेक्स्ट ईयर के हैं। नाउ गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000, 5,000 का गुड्स है और 3,000 के वेजेस हैं, हमने कहा अच्छा जी। वर फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड फिक्चर्स हैं, अच्छा गुड्स अगर आप फर्नीचर एंड फिक्चर्स और वेजेस अगर आप फर्नीचर फिक्चर्स के लिए लगा रहे हो तो यहां कैसे आएंगे, वो तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स में जाने चाहिए। इसका मतलब भैया गड़बड़ है, ये जो दोनों हैं ये 8,000 रुपए ये आपके फर्नीचर एंड फिक्चर के अंदर आना चाहिए, और तारीख इन्होंने क्या बोलती है, ऑन 1 अक्टूबर 2021 चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर एट द रेट ऑफ 10%, फर्नीचर फिक्चर में 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और ये 5 और 3,000 जो हैं ये हमारे फर्नीचर के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, तो भैया ये गुड्स में क्या कर रहे हैं, ये वेजेस में क्या कर रहे हैं, इनको हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हमने कहा ओके इनको हटाना पड़ेगा, तो यानी कि अगर ये 8,000 रुपए है तो यानी कि गुड्स जो है ये 5,000 परचेज में से माइनस होगा, और ये 3,000 वेजेस में से माइनस होगा, और कहां पर ऐड होगा, फर्नीचर एंड फिक्चर में ये 8,000 क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। और इन 8,000 पे 1 अक्टूबर से डेप्रिसिएशन भी लगेगा, यानी कि अगर मैं 8,000 पे डेप्रिसिएशन लगाऊं 10% 10/100 पर 6 महीने के लिए, तो 6/12 यानी कि 2 जीरो से ये 1 जीरो ये कटा 1/2, तो ये हो गया 400 रुपए का डेप्रिसिएशन भी लगेगा, ठीक है। और फिर जो मेन फर्नीचर है उस पर भी 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, ओके। अब ये कह रहे हैं कि 2/3 ऑफ वेजेस एंड सैलरीज वर रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड रेस्ट विद द पीएल अकाउंट। अच्छा जी, इसका मतलब हुआ कि जो यहां पर वेजेस एंड सैलरी हमें दिया हुआ था, भैया ये जो वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है ना 24,000, मैंने कहा हाँ हाँ दिया हुआ है 24,000, क्या करना है इसका, तो इसको भैया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ यही है, ये 24,000 को हमें 2/3 करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा इंटू 2/3 इंटू 2/3, तो ये जो 16,000 आए ये तो ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं, और बचे हुए 8,000 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, यानी ये 8,000 पीएनएल में, ये 16,000 ट्रेडिंग में, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि भैया ये 3,000 का क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जो ट्रेडिंग में गया ये उसी में से माइनस होगा, क्योंकि परचेज है वेजेस है, तो जो ट्रेडिंग में वेजेस जाएंगे 16,000 उसमें से ये 3,000 माइनस होंगे, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, मेक प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट, हमने कहा ओके ये तो प्रोविजन बनाना है डेटर पे, बना देंगे। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, हमने कहा ठीक है। चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 रुपए, हमने कहा ठीक है। फिर भैया मैनेजर कमीशन भी लगेगा 10%,
तो ये तो नेट प्रॉफिट के बाद निकलेगा। मैंने मैनेजर कमीशन इसलिए रखा है ताकि आप इसको समझ जाएं। 12th में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो अगर यहां समझ जाएंगे तो वहां दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो हमने एडजस्टमेंट सारे समझ लिए, अब एक एक करके वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 8000 पे तो हमने निकाल लिया है। अब जो बचा हुआ डेप्रिसिएशन वो भी निकाल लेते हैं। तो फर्नीचर कहाँ है हमारे पास, ये रहा सबसे लास्ट में 12000। 12000 पे 10% लगाएंगे तो 1200 रुपए, यानी कि यहां पर हमारे पास एक 1200 का डेप्रिसिएशन है और एक 400 का है, तो टोटल हमारे पास 1600 का डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, नाउ ये हो गया। ऊपर वाले तो माइनस होंगे और फिर अपोजिट साइड पे एक एसेट एक लायबिलिटी चला जाएगा। ओके, देन उसके बाद ये तो हो गया 2/3 ऑफ वेजेस। यहां पे भी हमने निकाल लिया कि भैया 16000 ट्रेडिंग से रिलेटेड है और रेस्ट पीएनएल से रिलेटेड जो है वो 8000 है। इस 16000 में से माइनस होंगे 3000 रुपए। ठीक है, और ये 3000 फिक्चर फर्नीचर में जाके ऐड होंगे। ठीक है, गुड्स के भी 5000 हमारे परचेज में से माइनस होंगे, फिक्चर फर्नीचर में जाके ऐड होंगे। ठीक है, मेक प्रोविजन 5% ऑन डेटर। तो भैया डेटर कहाँ है, डेटर कहाँ है, डेटर कहाँ, ये रहा तीसरे नंबर पे 17000। 17000 पे 5% इंटू 5/100, तो जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा शायद 850, है ना। तो 850 हमारे पास नया आ गया, पुराना हमें दिया हुआ है। कोई भी ओल्ड प्रोविजन हमको दिया हुआ है क्या, तो जी हाँ, देखिए बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, तो एक ये 2400 दिया हुआ है और एक ये 3000 दिया हुआ है। हालांकि 2400 में 800 जोड़ेंगे तो 3200 हो गया, है ना। तो यानी कि हमारा डेबिट साइड बड़ा है तो डेबिट साइड में शो होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब और कौन सा बचा, अब अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो कैपिटल कितना है, कैपिटल कहाँ है भाई, यहाँ पे चेक करेंगे हम। कैपिटल 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 स्टॉक ड्राइंग्स एंड कैपिटल, ये रहा कैपिटल है 64000। तो 64000 पे इंटू 5/100, तो 20 से 20 यानी कि 0, 5020 का 0 कैरी 2, तो 3200। तो 3200 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्लियर अमाउंट दे रखा है 200 रुपये, तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 200 रुपये चला जाएगा। ये हमारे लिए इनकम है तो ये पीएनएल में क्रेडिट साइड जाएगा। इसमें 3200 पहले तो पीएनएल में डेबिट साइड और फिर कैपिटल में ऐड। फिर मैनेजर कमीशन है, हमने कहा ओके। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, जो जो आइटम जैसे जैसे वैसे वैसे लिखते जाते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक है 10000, डेटर तो ठीक है, परचेज है 183। तो ओपनिंग स्टॉक है 10000 और परचेज है 183, तो 10000 हमारा बाहर जाएगा। परचेज है हमारे पास 183। इसमें पहले तो रिटर्न माइनस होंगे, तो आप आएंगे रिटर्न के ऊपर। तो रिटर्न है आपके पास 1000 रुपये का। ठीक है, तो पहले तो ये रिटर्न माइनस होगा 1000 रुपये का। ठीक है, देन आपके पास यहां पर आपको वो भी माइनस करना पड़ेगा जो फर्नीचर में जा रहा है। तो यहां पे लिखा हुआ नहीं है तो ये मैं अलग से लिख दे रहा हूं आपको। ये भी यहां पर क्या होगा, माइनस होगा। कौन सा वाला, जो 4000 रुपये इसमें था। ठीक है, तो यहां पर मैं 4000 अलग से लिख दे रहा हूं, जो 5000 था। ठीक है, यहाँ पे लेस फर्नीचर एंड फिक्चर वाला। ठीक है, तो लेस फर्नीचर एंड फिक्चर वाला 5000, तो यानी टोटल 6000 होंगे जो यहाँ से माइनस हो जाएंगे। 1000 रिटर्न के, रिटर्न हमें यहाँ से पता है परचेज रिटर्न ये वाला अमाउंट होता है ना, ये देखो टिंग टिंग टिडिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1000 वाला। तो 6000 हो गया, तो अगर इसमें से 6000 माइनस करते हैं तो 177,000 आता है। ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब वेजेस की बारी थी, तो वेजेस में आ रहे थे हमारे पास 16000। इसमें से 3000 हमारे फर्नीचर के थे, तो वहां जाएंगे तो 3000 यहां से माइनस होंगे, तो 13000 यहां पर बाहर आ जाएगा। फिर हमारे पास क्रेडिट कैरिएज ऑफ प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस थे, तो कैरिएज ऑफ प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, कैरिएज हमारे पास 4600, प्रोडक्टिव 5400। तो हम यहाँ लिखेंगे 4600, कैरिएज में 4600 और यहाँ पे आ जाएगा 5400। ठीक है, ठीक है, दो आ गया। ओके, अब यहाँ और तो कुछ बच नहीं रहा है ना। अब हमारे पास सेल की साइड है, तो चलिए सेल की साइड जाएंगे। ये ग्रॉस है ना, सेल की साइड पे हमारे पास ऊपर ही लिखा हुआ है सेल, परचेज एंड सेल। सेल है 278। क्लोजिंग स्टॉक याद कीजिए यहां पर था, लेकिन क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो एक ही बार आएगा एसेट में, तो यहां इसका कोई यूज नहीं है, तो 278 इधर लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 278। फिर इसमें हमारे पास सेल्स रिटर्न है। ठीक है, सेल्स रिटर्न थी हमारे पास 1000 के सामने 2500, तो 2500 इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, 2500, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2000 काटा तो 76, 500 और काटा तो 275,500। ठीक है, 275,500 आ गया। फिर अब क्या करोगे, आपको जाहिर सी बात है दिख रहा है कि वो बड़ा है,
तो आप यहाँ पर इसकी टोटलिंग करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, इसकी टोटलिंग करोगे, और तो इस साइड कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो ये आ गया 275 500, 275 500, 275 500। अब क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, कैरीड फॉरवर्ड। इसमें से अगर अपन करते हैं तो ये तो वैसे सिंपल ही हो रहा है मुझे लग रहा है। 10 और 177 187, 187 और 13 2,10,000। तो 2,10,000 अगर माइनस करते हैं तो 65,500 आता है। पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, है ना। 278,000 माइनस 2,500 माइनस 187 माइनस 13,000 माइनस 4,600 माइनस 5,400, 65,500। यही आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ब्रॉट डाउन आ जाएगा 65,500। फिर क्या करना है भैया, एक एक करके चीज़ें लिखनी है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या था। तो अब क्रेडिट साइड अगर आप देखोगे तो एक डिस्काउंट रिसीप्ट था हमारे पास जो कि ऊपर था, ये रहा डिस्काउंट, टिंग 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 टिंग, ये रहा 1,100 रुपये आपका डिस्काउंट रिसीप्ट था। तो आप 1,100 रुपये लिखोगे यहाँ पर डिस्काउंट रिसीप्ट में 1,100। फिर एक प्रीमियम एप्रेजेंटाइज था जिसमें एडवांस भी था। प्रीमियम एप्रेजेंटाइज जो है, एप्रेटाइज प्रीमियम 3,000 रुपये यहाँ पर आया। इस पे एक एडजस्टमेंट था जो कि एडवांस का था, ये रहा 1,500 रुपये एडवांस थे, ठीक है। तो ये 1,500 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो ये 3,000 रुपये अंदर लिखोगे आप, इसमें 1,500 आपके माइनस हो रहे हैं, यानी टोटल जो बचा 1,500 आपका बाहर हो गया, ठीक है, ये आपका माइनस हो गया। देन आपके पास एक क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो जो चीज़ क्रेडिट साइड की कम है उसको सबसे पहले लिख दो। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 200 रुपये लिख दोगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दो क्वेश्चन से नहीं बनेगा, कम से कम 12 क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं जहां से भी आपको मिले, तभी आपको प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज क्या होता है, कुछ ना कुछ आइटम छूट जाता है और लास्ट में बैलेंस शीट जब इक्वल नहीं आती ना, तब जाके पता चलता है और ये इक्वल नहीं आ रही, और ऐसे ऐसे गुस्से में देखने का मन करता है, माइंड इरिटेट हो जाता है, लगता है भाड़ में जाए सब। तो यहां पर आपको यही चीज समझनी है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बनेगा, है ना। ये वन शॉट वीडियो है, आपको थ्योरी नॉलेज मैंने पूरी दे दी है, जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो पूरे बता दिए हैं, 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए हैं। अब प्रैक्टिस आपको करनी है, जब तक आप नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए अब आप हम बढ़ जाते हैं यहाँ पर, अब एक एक करके आइटम लिख देते हैं। तो जो जो आइटम्स है हमारे पास, तो ऊपर से जाएंगे तो डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड हमारे पास 2,200 है, तो पहले तो वो लिख दो 2,200 रुपये, तो हमारे पास डिस्काउंट अलाउड 2,200 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 16,000 वेजेस क्या 1/3 यहाँ था, यानी कि 8,000 रुपये यहाँ पर था, ठीक है, 16 ऊपर था 8 यहाँ था। इस 8 वाले में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, है ना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। देन उसके बाद आपके पास आता है बैड डेप्ट। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ओल्ड बैड डेप्ट आपको 2,400 था, ठीक है, ओल्ड बैड डेप्ट कहाँ गया, ये रहा, ओल्ड बैड डेप्ट आपके पास 2,400 था, लेकिन न्यू प्रोविजन जो है वो 850 बन रहा है, तो 2,400 प्लस 850 यानी 3,250, और ओल्ड वाला 3,000 है, तो डेबिट साइड ही आएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, कहां गया, ये रहा, बैड डेप्ट आपके पास कितना था 2,400, फिर आपके पास न्यू प्रोविजन है 850, यानी कि ये हो गया 32, इसमें से ओल्ड प्रोविजन 3,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 250। अच्छा एक चीज रह गई है, वो भी कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके पास आउटपुट आईजीएसटी और इनपुट है, तो इसकी भी वर्किंग कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए क्या क्या बैलेंस बच रहा है, ठीक है। तो देखिए सेट ऑफ करने का नियम होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ होगा। क्या सेट ऑफ होगा, आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ होगा। आउटपुट आईजीएसटी कितना है भैया, तो देखिए आउटपुट आईजीएसटी हमारे पास है 1,400, 1,800, 1,800, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं एक एक करके, आउटपुट आईजीएसटी 1,400, आउटपुट सीजीएसटी 1,800 और आउटपुट एसजीएसटी 1,800, ठीक है। अब क्या करना है भैया, इनपुट्स के आइटम देखने हैं, तो इनपुट्स के आइटम देखिए, इनपुट्स के आइटम कितने हैं 300, आईजीएसटी बड़ा काम है 300, बैंक चार्जेस ऊपर है, इन्वेस्टमेंट बैंक चार्जेस, ठीक है 300, 2,000, 2,000, ठीक है, हमने कहा ओके, जो दे दिया दे दिया। तो अब आपके पास सबसे पहले आप यहाँ से इनपुट माइनस करोगे, सबसे पहले तो आप इनपुट माइनस करोगे, इनपुट आईजीएसटी वो कितना था आपके पास, वो था आपके पास 300 रुपये, तो आपने 300 माइनस किया तो आपके पास बचे 1,100। इसमें आप पहले माइनस करोगे इनपुट सीजीएसटी, क्या माइनस करोगे, इनपुट सीजीएसटी, जो कि कितना है, अब
है तो 2000, पर आप तो यहाँ 1100 ही यूज कर सकते हो, तो आप यहाँ से 1100 माइनस कर दोगे तो बचा 0। यानी कि आपके पास अब जब आप आउटपुट सीजीएसटी माइनस करने जाओगे तो यहां से आपको इनपुट आईजीएसटी पहले माइनस करना होता है, पर वो तो बैलेंस ही नहीं बचा, पूरा 300 300 हमारा खर्च हो चुका है ना। इनपुट आईजीएसटी में हमारे पास 300 रुपए थे, 300 रुपए थे, ये तो पूरे खर्च हो गए, तो इनपुट आईजीएसटी तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो अब क्या बचा, इनपुट सीजीएसटी बचा, तो यहां से माइनस करेंगे हम इनपुट सीजीएसटी, वो कितना है हमारे पास, तो वो है अब हमारे पास 1100 यहां इस्तेमाल हो गए, टोटल 2000 था, 1100 यहां इस्तेमाल हो गए, तो बचे कितने 900। अब इसका बैलेंस कितना बचा 900। अब भैया इनपुट एसजीएसटी भी है, उसको यहां से सेट ऑफ कर दो, नहीं, आउटपुट सीजीएसटी सिर्फ दो चीजों से सेट ऑफ हो सकता है, एक इनपुट आईजीएसटी और एक इनपुट सीजीएसटी, उसके अलावा किसी से सेट ऑफ नहीं होगा, तो ये 900 रुपए आ गए। देन उसके बाद आपके पास आउटपुट एसजीएसटी है, ये भी दो चीजों से हो सकता है, एक तो इनपुट आईजीएसटी या फिर इनपुट एसजीएसटी। अब ये दोनों ही नहीं है, अगर ये मतलब सॉरी इनपुट आईजीएसटी नहीं है क्योंकि वो तो निल हो चुका है, इनपुट एसजीएसटी है, तो आपको यहां पर इनपुट एसजीएसटी लिखना पड़ेगा। पर भैया इनपुट एसजीएसटी तो 2000 रुपए, यहां तो 1800 की जरूरत है, तो जी हाँ 1800 गए तो ये कैंसिल हो गया, यानी यहां पे बैलेंस बच गया इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी बच गया, तो यानी ये आपके लिए एसेट हो गया। कितने रुपए बच गए 200 रुपए बच गए भैया, पर यहां तो 900 रुपए अभी भी बकाया है, इसका क्या करें, तो ठीक है भैया ये आउटपुट सीजीएसटी हो गया, आउटपुट सीजीएसटी हो गया 900 रुपए, तो ये क्या हो गया भैया, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी हो गया क्योंकि ये हमें पे करना पड़ेगा, है ना, तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड पे दिखेगा। ऑल्दो फिर नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ का भी ऑप्शन आता है, ठीक है, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा और इनपुट एसजीएसटी आपके लिए एसेट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके खत्म करते हैं नाउ। तो यहां तक हम पहुंच गए। फिर बैंक चार्जेस, हमारे पास बैंक चार्जेस यही गिवन था जो कि है 300 रुपए, है ना, बैंक चार्जेस हमारे पास 300 रुपए हैं, तो बैंक चार्जेस में आप 300 रुपए लिखोगे। ठीक है, अब जो है वैसे वैसे खत्म करते हैं अपन, है ना, यहाँ तो वो प्रोविजन हो गया 250 रुपए यहाँ गए दोनों का टोटल करके। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था 5% 3200 रुपए, तो यहाँ पर 3200 आ जाएगा, अगर आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ निकाला था 64,000 पे 5% 3200 रुपए। ठीक है, वो भी हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो वो आ गया। देन उसके बाद हमारे पास बारी आती है रेंट रेट एंड टैक्सेस, ये हमें देखना पड़ेगा, रेंट रेट एंड टैक्सेस कहाँ है भाई, ये रहे 4425, 4425, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4425। इसमें से आपके पास जो एडवांस था फायर इंश्योरेंस 600 रुपये, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 600 रुपये, तो हमारे पास टोटल जाएगा 3825, 3825। ठीक है, अब और क्या क्या बचा, तो भैया ये हो गया, अभी ये कैपिटल ड्राइंग तो वहाँ जाएगा, डेटर क्रेडिट वहाँ जाएगा, परचेज सेल हो गया, रिटर्न हमारे पास हो गए, डिस्काउंट हमारे पास हो गया, क्लोजिंग स्टॉक एसेट में है, बैड डेप्ट का काम हो गया, वेजेस एंड सैलरीज दोनों ही हो गए, कैरियज हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, रेंट हो गया, फर्नीचर की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास हो गया, प्रेजेंटाइज प्रीमियम हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, कैश एट बैंक। अब यानी कि हमारे पास डेप्रिशिएशन बचता है, तो चलिए फिर डेप्रिशिएशन कर लेते हैं। तो डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर हमारे पास 1600 आ रहा था। ठीक है, वर्किंग मैंने आपको यहाँ दिखा दी थी, 8000 रुपये यहाँ के थे, इस पर आपको 6 महीने का लगाना है 400 रुपये, और 12000 आपके पास फर्नीचर में था, 12000 आपके पास फर्नीचर एंड पिक्चर में ऑलरेडी था, इस पे 10% यानी 1200, तो टोटल आपका डेप्रिशिएशन आ गया 1600। अब क्या होता है कि यहां पर ही आपको देखना है, अब आप देखोगे कि भाई जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा है कि ये वाली साइड छोटी है, ये वाली साइड बड़ी है, तो आप इसकी टोटलिंग कर लोगे, क्या करोगे, इसकी टोटलिंग कर लोगे, तो इसकी टोटलिंग होगी, ध्यान से देखिएगा कमीशन कैसे निकालना है ना, 6500 प्लस 1100 प्लस 1500 प्लस 200 प्लस कर लिया 68,300। तो आप जब यहां पर सबसे आखिरी में लिखोगे तो ये यहां पर मैनेजर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन यहां पर आ जाएगा, तो ये यहां पर आप यहां पर इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, है ना, एक काम करते हैं, इसको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मैनेजर कमीशन फिर बाय नेट प्रॉफिट, हाँ ठीक है, यहां पर आपके पास आ जाएगा मैनेजर कमीशन, आप निकालोगे और यहां पर, तो देखिए आपके पास जो टोटलिंग है 68,300 ये यहां पर आ जाएगी। ठीक है, यहां पे एक लाइन की जरूरत है, ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर 68,300 आ जाएगा टोटल, 68,300। ठीक है,
अब क्या होता है कि आपको एक डमी रखना पड़ता है, यानी कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालना है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप ये 68,300 फाइनल है, इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे। तो आपको क्या करना है, 2200 प्लस 8000 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 3200 प्लस 3825 प्लस 1600, यानी कि आपके पास 19,375 का एक्सपेंस है। ठीक है, अब आप चलते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट हमसे क्या कह रहा है, मैनेजर इज अलाउड 10% कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, यानी कि 110 वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास टोटल इनकम 68,300 की है, उसमें 19,375 आपका अभी तो एक्सपेंस खत्म हो गया। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो 68,000 में से आपको ये माइनस करना पड़ेगा, माइनस 19,375, तो आपको मिलेगा 48,925। ठीक है, तो यानी कि आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन यहां पर जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 48,925। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे, इसमें कमीशन चार्ज करोगे। ठीक है, तो ये यहां पर, एक मिनट, हाँ ये ना इसको अपन वैसे कर देते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्या किया जाए इसके लिए यार, तो देखिए आप ना, एक मिनट, कंफ्यूजन ना होना, तो इसलिए मैं यहां भी कर देता हूं, ये यहां पे टोटलिंग हो गई। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो टोटलिंग आपके पास यहां पे हो जाएगी। तो ये 68,300 ऊपर कर देते हैं अपन, 68,300 को हमने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा आसान हो जाए। इरेजर, यहां से इसको ऐसे इरेज कर दो, टिंग 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 टिंग। ठीक है, अब आपने आ गया 68,300, आपने 68,300 में से 19, अरे एक मिनट, पहले पूरा ही मिटा देता हूँ, फिर 25 है ना, 19,375 है ना, 375 आ रहा होगा, तभी यहाँ पर वो आ रहा है 375। ठीक है, एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो, प्लस 68,300 19,375। ठीक है, 19,375 ये, तो यानी कि मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो गया, 48,925 हो गया। बस अब इसी को यहां पे लिख देंगे अपन, 48,925 हो गया। अब इस पर हमें कमीशन चार्ज करना है, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। अब आफ्टर कमीशन बनाने के लिए तो इसमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 48,925 इंटू 10 अपॉन, क्योंकि 10% था कमीशन, 5% 10% था, 10% है। आफ्टर चार्जिंग में क्या फॉर्मूला लगता है, डिवाइडेड बाय 110। देखिए 100 प्लस परसेंटेज तो 110। तो अब हम यहां क्या करेंगे, हम यहां पर आफ्टर चार्जिंग में 110 लगा देंगे, तो इनटू डिवाइड बाय 110। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 48,925 डिवाइडेड बाय 11 कर लेंगे हम, तो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, 48,925 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 447। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, 8 कर देते हैं, तो ये आ जाता है 4448। अब क्या करना है भैया, तो बस टोटलिंग हम यहाँ पे इसकी लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टोटल हो गया 48,925, 48,925, यही टोटल यहाँ पे हो जाएगा 48,925। एंड फिर अब आपने मैनेजर कमीशन निकाल लिया, तो अब आप नेट प्रॉफिट निकाल लो, तो इसमें से माइनस कर देंगे। अगर आप देखोगे तो इसी में से इसको माइनस करना है, तो माइनस 48,925, तो ये आपके पास आ जाएगा 44477। ठीक है, 44477। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। ऐसे में क्या होता है कि पहले भैया नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है, आप नेट प्रॉफिट डमी निकाल लेंगे।
देन उसके बाद आप देखेंगे कि कमीशन बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है। आपने सारा एक्सपेंस माइनस करके एक नेट प्रॉफिट निकाल लिया कमीशन चार्ज करने से पहले का। अब अगर बिफोर चार्जिंग का होगा तो इंटू 10/100 हो जाएगा, आफ्टर चार्जिंग होगा तो इंटू 10/110 हो जाएगा। 5% होता तो 5/105 होता। ठीक है, फिर अब इस पे आप लगाओगे इस 48 वाले पे, तो आपको मिल जाएगा मैनेजर कमीशन। मैंने इस पे फॉर्मूला लगाया तो यहां पर ये पॉइंट का था तो मैंने इसको 448 कर दिया है ना, राउंड ऑफ तो आप समझते ही हो, तो मैंने इसको 448 कर दिया। जब मैंने इसको 448 किया तो यहां लिख दिया, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 48925 था, उसमें से ये माइनस किया तो ये एक्चुअल नेट प्रॉफिट है जो कि कहां जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये मैनेजर कमीशन का होता है। तो फॉर्मूले के साथ कई बार समझ में नहीं आता तो मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बनानी है बैलेंस शीट, तो बस फिर एक एक करके बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इधर चलते हैं। अब क्या आता है, सबसे पहले कैपिटल 64,000, तो हमारे पास कैपिटल में जाएगा सबसे पहले हमारे पास कैपिटल जाएगी 64,000। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल आ गया 64,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास 3,200 था, ये इसमें ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद ड्राइंग्स थी हमारे पास, ड्राइंग्स कैपिटल के साथ ही थी, जो कि थी कितनी, 24,000 रुपये। तो ये यहाँ से ड्राइंग्स तो होंगे यहाँ से माइनस। ठीक है, तो इसका टोटल हो जाएगा 67,200, इसमें से 24,000 माइनस, प्लस 200 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थे वो भी माइनस होंगे। ठीक है, एक गैप है इसके बीच में, थोड़ा सा गैप से कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास 200 रुपये भी माइनस होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा टोटल, तो 24,200 माइनस हुए, तो ये तो हो गया भैया 0, 7 में से ये काटेंगे तो 3, 6 में से ये काटेंगे तो 4, यानी कि 43,000 हमारा आया। फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट है 44,477, इसकी टोटलिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 87,477, है ना। देखिए नेट प्रॉफिट हमारे पास 44,477। ठीक है, तो हमने ये यहां पर कर दिया। देन उसके बाद प्रीमियम वाला प्रेजेंटाइज, जो भी इनकम साइड पर नेगेटिव होता है तो वो लायबिलिटी साइड आता है, हम पर एक दायित्व आ गया है ना, तो वो 1,500 रुपए इधर आ जाएंगे। ऐसे ही जो फायर इंश्योरेंस का इस साइड था वो इस तरफ आएगा, तो ये आ रहा होगा, ये रहा प्रीपेड इंश्योरेंस, तो 600 रुपए यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, नाउ उसके बाद मैनेजर्स कमीशन अभी हमने निकाला था 4,448, राउंड ऑफ करके हमने 8 कर दिया था। देन उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी पेबल, आउटपुट था सीजीएसटी का, आउटपुट बच रहा था कितने रुपए, याद कीजिए हमने बनाया था यहां पर 900, है ना, 900 ही खत्म हुआ था, बाकी 900 हमारे पास बच रहा था। तो हमारे पास जो यहां पर है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, आउटपुट में 900, आउटपुट में हमारे पास 900 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 900 आ गया। देन उसके बाद बिल्स पेबल और क्रेडिटर है, तो वो तो ट्रायल बैलेंस से ही मिलेंगे। तो अब देखिए बिल्स पेबल और क्रेडिटर कहाँ है, तो क्रेडिटर ये रहा 14,500, हमने कहा ओके 14,500 क्रेडिटर आ गया। बिल्स पेबल कहाँ है, आगे है क्या, ये रहा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है हमारे पास 5,400, तो ठीक है 14,500 और 5,400। तो अब हम यहाँ आ जाएंगे, बिल्स पेबल 14,500, क्रेडिटर है 5,400। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, सिंपल है, बस फिगर रखना है, सांचे आपको पता चल गए, उसके बाद फिगर रखते जाना है। थोड़ा सा अगर आप पहली बार करेंगे तो आपका दिमाग खराब होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सांचा बनाना, फिगर रखना है। अब पीपीटी में बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो थोड़ा सा धैर्य आपको समझना पड़ेगा। यहां पे पावर ऑफ पेशेंस आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि रिपीटेटिव वर्क ज्यादा है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके पास 14,500 आ गया, वो 5,400 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया। तो यहाँ तो अब मेरे हिसाब से कुछ बच नहीं रहा है ना, ये तो हमने पूरा ही कर दिया। अब बारी उस साइड की है, तो एक एक करके करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो भैया डेटर कितना है, 17,000। 17,000 में से सिर्फ एडजस्टमेंट वाला माइनस होगा, ओल्ड जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो माइनस नहीं होगा। तो भैया यहाँ जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डेटर आएगा, डेटर में लिखेंगे हम 17,000, इसमें से 850 हमारे माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल जो बाहर आ जाएगा वो आ जाएगा 16,150। देन आपके पास इनपुट सीजीएसटी कैरिड फॉरवर्ड, जो कि कैरिड फॉरवर्ड हो रहा था आपका 200 रुपये समथिंग, ये रहा 1,800 माइनस हो गया, तो 2,000 में से 200 बच रहे थे, है ना। तो यहाँ पर 200 आ जाएंगे, कहाँ गया हमारे पास, ये रहा कैरिड फॉरवर्ड हो गया, ये रहा 200 रुपये। देन उसके बाद आपके पास क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ एक बार आना था इस बार, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर आया था, तो वो क्लोजिंग स्टॉक हमें देखना पड़ेगा।
तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है बेड़ू, कहाँ है, ये रहा दुपक्के बैठा हुआ है 38,400। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 38,400 आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 38,400, ठीक है। अब एक एक करके बस भरते जाते हैं। फर्नीचर भी हमको पता ही है तो वो हम कर लेते हैं। पहले तो भैया फर्नीचर आया था 12,000, देन आपके पास ट्रांसफर हुआ था परचेज में से हुआ था 5,000, फिर आपके पास वेजेस में से ट्रांसफर हुए थे 3,000, और आपको अक्टूबर में तो आपके पास टोटल हो गया यहां पर 20,000, जिसमें से 8,000 पे 400 रुपए का डेप्रेशन आया था, उस पर 1200 यानी कि 1,600 का डेप्रेशन आया था। तो 1,600 का आप डेप्रेशन यहां से माइनस कर दोगे, तो 1,600 माइनस करेंगे तो 19, 18,400, ठीक है। तो 18,400 आपका यहाँ आ गया। अब बारी बस इन्वेस्टमेंट और बैंक की है, तो सर्च कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट कितना था, और कुछ छूट तो नहीं रहा। मैनेजर कमीशन लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने वहाँ से माइनस कर दिया, प्रोविजन हो गए, सब हो गया है ना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और कैश एट बैंक, तो ये आपके पास दिख रहा है, और बिल रिसीवर भी तो बच रहा है, बिल 12,570, ये तीन चीज़ें बच रही हैं। तो बिल 12,575, कैश एट बैंक 9,200 और 18,700। तो हमारे पास बैंक आ जाएगा 9,200, बिल रिसीवल 12,575, यही है ना। और एक और चीज़ बच रही है इन्वेस्टमेंट, फिर से चेक कर लीजिए। 12,575 बिल रिसीवल, 9,200 हमारे पास कैश एट बैंक है, ये दोनों हो गए। और अब इन्वेस्टमेंट, फिर बात हमारी खत्म। इन्वेस्टमेंट 18,700 है। फिर हम एक लंबी सांस लेंगे और देखेंगे कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं, ठीक है। बस कंप्लीट। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब तो कैलसी भैया की जरूरत है, और तो किसी चीज़ की जरूरत है नहीं। तो 9,200, एक मिनट पेन तो ले ही लूँ मैं, 9,200 प्लस 12,575 प्लस 16,150 प्लस 200 प्लस 38,400 प्लस 600 प्लस 18,700 प्लस 18,400, ठीक है। तो ये आ रहा है 11,14,525 225। अब देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं आता। 1,500 प्लस 4,448 प्लस 900 प्लस 1,4500 प्लस 5,400 प्लस 87,477 14, ओह आ गया, ठीक है। चलो थैंक गॉड, एक ही बार में आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटलिंग हो गई, तो ये हमारे पास डबल अंडरलाइन हो जाएगा, ये भी हमारे पास डबल अंडरलाइन हो जाएगा। और यहाँ पर आकर हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। देखिए इन क्वेश्चंस में आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहला एडजस्टमेंट समझते वक्त दिमाग थोड़े खुले रखिए। एक नॉर्मल भी अगर आपको, मान लीजिए अभी तक आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना, तब भी आप एक बार ये वन शॉट देखेंगे, आपको समझ में आएगा। बस दिक्कत क्या है कि वन शॉट देखने के बाद माइंड को रिटेन करने का टाइम भी दीजिए। हमने खूब सारा पढ़ लिया, रिटेन नहीं किया। 5 एडजस्टमेंट्स पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बुक में आपके पास मिल जाएंगे क्वेश्चन। फिर 5 कीजिए, फिर बुक में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर 5 कीजिए, फिर बुक में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर हमारा भी एक इलस्ट्रेशन है, फिर लास्ट में जो हमारा बड़ा इलस्ट्रेशन है उसको सॉल्व कीजिए। आपको 100% ये बनने लगेगा, चाहे आपने पहले पढ़ा है कि नहीं। प्रॉब्लम यह है कि अब तक नहीं पढ़ा, इसका मतलब आपकी हैबिट है लेट पढ़ना, लेट लतीफी करना। सच भी तो सुनना पड़ेगा ना बॉस। अब लेट लतीफी करना हमारी हैबिट है, अब क्या करें। अब भाई 2 घंटे की वीडियो भी हमें ऐसा लगता है अरे भाई ये पहाड़ कौन चढ़ेगा, लेकिन भाई जो पहाड़ चढ़ेगा वही चोटी पे झंडा फहराता है ना भाई, उसी का तो नाम होता है। तो भाई तब सो गए, आज तो जागो, और जब जागो तभी सवेरा, ये सब ने बताया है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। यहां पे थोड़ा सा आपको पेशेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एंट्रीज में ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो कई बार इनिशियली आपका दिमाग फटने लगता है। बट प्लीज हैव पेशेंस विद योरसेल्फ, फिर आपको ये चीजें बनने लगेंगी, ठीक है। तो चलिए फिर यहां पर हमारी ये क्लास होती है खत्म। और लास्ट में जो मुझे कहना होता है, मेरे कमेंट्स से क्या कहना होता है, थैंक यू फॉर सो मच लव, कीप स्माइलिंग एंड हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज दिस इज अवर मोटो। स्माइल करेंगे तो चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों ना हो, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी मिलता है और लगता है कि भाई कर लेंगे यार, मैं हूं ना, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और कीप स्माइलिंग बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीबॉडी, एंड स्माइल लाइक दिस।